सभी को नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? हाँ। ओके। वीडियो ऑन करिए, फिर मैं आप सभी को अनम्यूट करता हूँ एक बार। आवाज सुनाई दिया है मेरा? हाँ। रिएक्शन करो एक बार, अमोल सर। हाँ। रिएक्शन करके बताओ, आवाज आ रहा है क्या? ठीक है। ओके। हाँ। चलिए, तो एक बार आप सभी को अनम्यूट करता हूँ मैं। हाँ। तो सभी को जय श्री राम। प्रणाम हाँ सर। जी। जय श्री राम। जय हाँ श्री जी। राम। प्रणाम। प्रणाम राधे सर, राधे, जय जय श्री श्री कृष्ण, राम। जय जय श्री श्री राम। राम सर। जय हाँ श्री हाँ, राम। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ। गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी कहीं ना कहीं वेरी तो गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। हो गुड रहा है ना, मॉर्निंग। अमेरिका वाले के तो हो ही रहा है। हाँ तो गुड मॉर्निंग ठीक है ना सर। अपने लिए हाँ। गुड मॉर्निंग ठीक है। हाँ। हो ही ना। ठीक है, हाँ। शबनम मैडम के चेहरे पे हंसी आ गई है, बोले सही बोल रहे हैं सर। है ना। नितिन सर भी खुश हो गए। है जब ना। जागो तभी सवेरा। हाँ, इसी ये भी सही इसीलिए है। गुड मॉर्निंग। अच्छा। नमस्ते सर। नमस्कार। ठीक है। तो कैसा रहा कल का सेशन आप सभी के लिए? कुछ दो टिप, है हाँ ना? जी, कुछ अच्छा था। कमेंट सब बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। आया बढ़िया था। समझ में? हाँ जी, समझ आ गया सारा। अच्छा। ठीक है, बहुत बढ़िया है, समझ में आ गया तो। पहले रहो। है ना। आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि ज्योतिष में जितनी भी चीजें होती हैं मैं आपको कवर करवा सकूं, और सबसे मूल चीज कवर करवा सकूं कि ज्योतिष कभी भी अलग अलग नहीं होता। बस मेरा इतना सा कॉन्सेप्ट है। ये चीज नहीं हमेशा मिला जीवन था। में ध्यान रखना। मैं कई सारे लोगों से बात करता हूँ, मेरे कई सारे स्टूडेंट रहे हैं। एक चीज आकर मुझे बहुत, है ना, ऐसा लगता है कि यार अभी भी पूर्णता का महसूस नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट को। उसका एक ही कारण है। पता है क्या? क्या होता है ना? तो स्टूडेंट्स आके कहते हैं, सर हमने तो केपी किया है ना, वैदिक हमको नहीं पता, हमने तो वैदिक किया है, हमको लाल किताब नहीं पता, हमने लाल किताब किया है, हमको जेमिनी नहीं पता। ऐसा आपके जीवन में अनुभव हुआ है कभी? ऐसा आपके मन में सवाल आया है? ये किया, ये उससे अलग हाँ जी, है आया। ना, जेमिनी उससे अलग है, पाराशरी उससे अलग है। आता है सवाल ऐसा? यस सर। हाँ, ईमानदारी से सच बोलो। है ना। जी ऐसा आता। बोलते हैं कि सचिव वेद और गुरु के सामने सच बोलना नहीं, चाहिए। आता है सर, अभी भी आता है। है ना। आता है सर। अभी भी आता है। जी। हाँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन ना आए आपके दिमाग में। तो इसका कोई लॉजिक है आपके पास? हाँ। ज्योतिष एक होना चाहिए, और ज्योतिष एक ही है। इसलिए भी एक है कि आप जो भी पद्धति उठा के देखोगे ना, उसकी मूल चीजें कभी नहीं बदला है। क्या किसी ऋषि ने कहा कि भैया हम तो नेपच्यून प्लूटो और यूरेनस की भी बात करेंगे नवग्रह में? बोला कोई ऋषि आके? नो। क्या कोई ऋषि ने बोला कि भैया 12 राशि की जगह हम 15 राशि का प्रयोग करेंगे, है ना, अलग डिग्री अलॉटमेंट कर देंगे? ऐसा हुआ? है ना, नहीं हुआ। क्या किसी ऋषि ने कहा कि हम, है ना, 27 की जगह 30 नक्षत्र बराबर बराबर अलॉटमेंट करेंगे, है ना, बंटवारा अच्छे से होगा? ऐसे बोले हैं? नहीं बोला है। तो मूल कॉन्सेप्ट एक है, ध्यान देना है। मूल कॉन्सेप्ट एक है। और जब मूल कॉन्सेप्ट एक है, तो हमारी चीजों में बदलाव कैसे हो सकता है? पहला प्रश्न यह है। और आज मैं आपको जेमिनी पढ़ाऊंगा, और उस जेमिनी के अंदर भी मैं आपको सारे के सारे ज्योतिष के सूत्र निकाल के बता दूंगा। आप बोलोगे कि नहीं यार, सिर्फ लोगों के कॉन्सेप्ट पर सोचने का तरीका अलग है, हर तरह से ज्योतिष एक ही होता है। तो ये मानकर चलना है हमें कि हम कोई भी ज्योतिष पढ़े हैं, हमारा ज्योतिष का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। अलग अलग कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं हो सकता। चीजें क्लियर हैं? तो आज आपके दिमाग में ये है कि हमें वैदिक आता है, तो आपको ये मन में कहना है कि मुझे केपी नाड़ी भी आता है, मुझे जेमिनी भी आता है, और मुझे भृगुनंदी नाड़ी भी आता है। ओके। आपको लगता है कि मुझे केपी ही आता है, तो ये मानकर चलो कि आपको वैदिक भी आता है। आज मैं आपको वो गुर दूंगा, वो स्टाइल दूंगा, तो आप बोलोगे कि यार हमने सर ऐसा कभी नहीं सोचा। तो दिमाग में जब भी प्रिडिक्शन करोगे ना, तो ये आपके जीवन में बहुत काम में आएगा सूत्रास। ज्योतिष आपको पूर्णता का आभास करवाता है। और एक एस्ट्रोलॉजर होकर हम ये बात करेंगे कि हमें तो ये आता है और हमें वो नहीं आता, तो अपूर्णता का आभास नहीं होता है? जी। हाँ, फिर कौन कंसल्टेंसी करवाएगा? थैंक यू। बताओ। हैं?
कैसे हम किसी व्यक्ति को कंसल्टेंसी देंगे? हमारे अंदर तो इतनी पूर्णता हो ना कि भाई हमें सब कुछ पता है। अहम ब्रह्मास्मि, हमारे ऋषि मुनियों को इतना पता चल गया था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सर्व ब्रह्म हूँ। और तब जाकर वो भूत भविष्य वर्तमान की बात करते थे। और हमारे दिमाग में तो ऐसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कि हमें तो वैदिक आता है, केपी नहीं आता, केपी आता है तो बीएनएन नहीं आता, बीएनएन आता है तो वो नहीं आता। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि वाला फील आना चाहिए ना? यस और नो? तो आज हम अहम ब्रह्मास्मि वाला फील करेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? हाँ, चंपा झा मैडम भी यस आए सर, हैं, है वी ना? आर रेडी। चंपा मैडम भी आए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो अभी आप सभी को मुझे रिएक्शन देना हेलो। है ना? अभी सबको म्यूट रखूंगा मैं। हाँ, वीडियो ऑन रखोगे तो आपके सुंदर सुंदर चेहरे हम देख पाएंगे। हाँ, अमल सर ने तो स्माइलिंग देना भी चालू कर दिया, बोला सर हम प्रसन्न है ना? ठीक है, वो हावड़ा वाला ब्रिज लगा रखा है पीछे, है ना, कलकत्ता का। ठीक है, चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। और हाँ, मैं ये चाहूंगा, इतना तो चाहूंगा कि आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठें, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा अपसाइड वाला रहेगा। अपसाइड मतलब ऐसा कि मैं आज थोड़ी सी बेसिक चीजों में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि बेसिक मैंने कल बता दिया है। अच्छा, जो भी मेंबर्स अभी तक कल का सेशन नहीं देख पाए हैं, तो यहाँ पर, है ना, हमारी टीम आपको कुछ ही देर में लिंक डाल देंगे, तो आप लिंक से अवश्य ज्वाइन करते रहिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप के, हाँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इस लिंक के माध्यम से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर मैं आपको कल वाले क्लास का रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, भगवान श्री राम का नाम लेके। और आज मैं आपको जेमिनी ज्योतिष में वो चीजें बताने की कोशिश करूंगा जहां पर हमारे जीवन में रोज वो घटना होती है। अच्छा, आप एक बात बताइए, जेमिनी ऋषि ने एक शोध किया है, और वो था आरूढ़ लगन। आरूढ़ लगन का अर्थ समझते हो? आरूढ़ लगन का अर्थ समझते हो? हाँ, नहीं समझते हैं। हम रोज कांच में अपना चेहरा देखते हैं, कांच में अपना चेहरा देखते हैं, हाँ। हाँ, तो थोड़ा सा उससे मिलते जुलता है। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। और उसमें आपको आज मैं राजयोग समझाने वाला हूँ। राजयोग के साथ मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जिस व्यक्ति के चार्ट में वैदिक से बनने वाले राजयोग एक्टिवेट होंगे, जिस व्यक्ति के चार्ट में भृगुनंदी नाड़ी से बनने वाले राजयोग एक्टिवेट होंगे, और जिस व्यक्ति के चार्ट में जेमिनी ज्योतिष से बनने वाले राजयोग एक्टिवेट होंगे, वो कुंडली सुपर पावर होती है। मैं आपको 2-3 केस स्टडी भी करवाऊंगा, उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि राजयोग देखना कैसे है ना? तो एक ही सेशन में लगभग 60 मिनट का आपका टाइम लूंगा मैं। 60 मिनट में ही आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि कैसे हमें किसी कुंडली में खोलते से ही पता होना चाहिए कि इस जन्म कुंडली में राजयोग है, ये जन्म कुंडली सामान्य से अच्छी कुंडली है, ये जन्म कुंडली में राजयोग भंग भी हो रहा है, और इस जन्म कुंडली में राजयोग नहीं है। तो सारी बातें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, तो जैमिनी ज्योतिष की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज डे 2 है, और आज हम पढ़ने वाले हैं राजयोग। जिन्होंने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सभी मेंबर्स अवश्य ग्रुप ज्वाइन कर लें। चैट बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक दिया गया है, आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, हाँ, एक दो मिनट। हाँ जी, ठीक है। तो जेमिनी ज्योतिष में पहली चीज आती है आरूढ़ लगन। ठीक है, कल मैं आपको कारक ग्रह के बारे में बताया था, जिसमें हमने सप्त कारक ग्रह के बारे में बात किया था, और आत्मा अमात्य कारक बहुत सारे ग्रह के बारे में बात किया था। आप लोगों ने नहीं देखा है तो निश्चित तौर पे आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको वहां से चीजें पता चलेगा। आज हम बात करने वाले हैं आरूढ़ लगन, है ना, अरुधा लगन के बारे में। और इसके माध्यम से हम जेमिनी के राजयोग देखेंगे। और राजयोग की एक अलग ही पहचान है जेमिनी में, मतलब ऐसा किसी भी ऋषि मुनि ने इस तरह इस अंदाज में बात नहीं किया। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता था, इस अंदाज में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। और अंदाज बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो राजयोग का अंदाज आज हम देखेंगे कि कैसे जेमिनी ऋषि ने अपने ज्योतिष में एक अलग ही तरह का, है ना, समा बांधा है। तो ध्यान देना है, वैदिक ज्योतिष में भी आरूढ़ लगन की बात होती है। हम आरूढ़ लगन मतलब क्या? हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी स्थिति और सांसारिक छवि को दर्शाता है। ये चीजें इतना, इसको इस तरह समझें कि वैदिक ज्योतिष में आरूढ़ लग्न समाज में हमारी स्थिति क्या है और सांसारिक छवि क्या होती है, वो बताता है। लगन और
लगन हमारे सच्चे स्वरूप या हम अंदर से कैसे वो बताता है, जबकि आरूढ़ लगन ये बताता है कि आपको समाज कैसे देखता है। बस इतना सा फर्क है, आप इस बात को समझिएगा। ये सबसे मूल कड़ी है, और यही बातें हम आमतौर पे फील करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता कि ज्योतिष में कैसा देखा जाता है। दो बातें हैं, आप कैसे हो, आप कैसे हो ये देखते हैं लगन से। ठीक है, लगन कुंडली से, लगने से आप कैसे हो। लोग आपको कैसे देखते हैं ये ध्यान देना है। लोग आपके बारे में क्या राय बनाते हैं, लोगों की आपके बारे में क्या छवि है, लोग आपके बारे में कैसा फील करते हैं, तो इसको बोलते हैं आरूढ़ लगन। आरूढ़ लगन का अर्थ होता है कि समाज के लोग, आप जब खड़े रहते हो, है ना, पब्लिकली आप जब खड़े रहते हो, तो वो लोग आपको किस तरह से देखते हैं, समाज के लोगों में आपकी राय क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि जैसे आप हो वैसे आपको समाज स्वीकार करे और उसी तरह से आपको देखे। बहुत कम लोग होते हैं कि वो जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसे ही देखा जाता है। बहुत ऐसी कम स्थितियां होती हैं, समाज में अलग तरह की भूमिका व्यक्ति के जीवन में होता है। तो आपको ये चित्र दिख रहा होगा, ये कांच है, यहाँ पे इस तरह का ओरिजिनल व्यक्ति है और कांच में इस तरह का दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये छोटा व्यक्ति है, दिख इस तरह का रहा है। तो ऐसा कभी कभी होता है कि व्यक्ति इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन समाज के लोग बहुत बड़ा देख रहे होते हैं। व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है, समाज के लोग उसको बेईमानी के रूप में देखते हैं। व्यक्ति बहुत बेईमान होता है, समाज के लोग उसको ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जेमिनी ज्योतिष सबसे पहले इस बात को लेकर इन्वेंशन किया कि हम जैसे होते हैं ना, वैसे लोग हमें स्वीकार नहीं करते हैं। पहला पॉइंट ये है। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आपकी आत्मा बोलती है कि यू आर ग्रेट मैन, लेकिन समाज के लोग बोलते हैं कि अरे साहब क्या नहीं है, कुछ नहीं सकते के पास, ये तो ऐसा है, फलाना है ना। बहुत सारी बातें करने के लिए हो सकता है। तो यही बात हम समझेंगे कि आरूढ़ लग्न जेमिनी में क्या होता है। चलिए, तो आरूढ़ लग्न बनाने की एक मेथड है। क्या मेथड है, तो मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ। रूल नंबर 1 पहले बात करेंगे। नियम नंबर 1, सर्वप्रथम लगन चार्ट को रखना है। आप किसी भी चार्ट में कोई भी जन्म कुंडली हो, आप चाहें तो अपने स्वयं के चार्ट पे भी अभ्यास कर सकते हो। मैं आपको, है ना, धीरे धीरे से बात करते हुए आपके अरुधा लगन पर ले जाऊंगा। आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आपका समय का सदुपयोग भी होगा, और आप ये भी समझ पाओगे कि हम कैसे हैं और लोग सामाजिक रूप से हमें कैसे देखते हैं। तो पहला नियम क्या है, सर्वप्रथम लगन चार्ट को रखेंगे। ध्यान देना, लगन चार्ट को रखेंगे। पहले भाव में जो राशि आती है, उसका मालिक कहाँ बैठा हुआ है उस भाव को नोट करेंगे। ध्यान देना है, पहले भाव में जो भी राशि है, मतलब जेमिनी ऋषि ये कह रहे हैं कि प्रथम भाव का लॉर्ड जो भी है, उसका स्वामी जहां पर बैठा हुआ है, मतलब लग्नेश जहां बैठा हुआ है, उसको नोट करेंगे। और वो जहां भी बैठा हुआ है उतने ही भाव पुनः आगे बढ़ेंगे। वही हमारा अरुधा लगन होगा, उसी को आरूढ़ लगन कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में, लग्नेश आपकी जन्म कुंडली में लगन का लॉर्ड, वापस से कह रहा हूं, आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश, अगर आपका कन्या लगन है तो उसका स्वामी कौन है, बुध। बुध कहाँ बैठा हुआ है आपको वो नोट डाउन करना है। वो जहां पर भी बैठा हुआ हो उतनी भाव आपको आगे बढ़ जाना है। फॉर एग्जाम्पल, वृषभ लगन का चार्ट लेते हैं और उसका स्वामी शुक्र, वृषभ का स्वामी लग्नेश कौन होगा, वीनस होगा। तो वीनस हो गया उसका मालिक, शुक्र हो गया उसका मालिक। और मान लीजिए वो बैठा हुआ है भाव 12 में, मेष राशि में बैठ गया है। तो हम क्या करेंगे, भाव 12 से पुनः उतने ही भाव आगे बढ़ेंगे। तो जो भी भाव आएगा वही हमारा आरूढ़ लगन होगा। ये बिल्कुल वैसे ही कार्य करता है जैसे जेमिनी, जैसे पाराशरी में हम बात करते हैं भावात भवम सिद्धांत। आज मैं आपको भावात भवम सिद्धांत के ऊपर भी थोड़ा सा, है ना, समा बांध दूंगा, ताकि आपको पता चले कि भैया जेमिनी ऋषि जो है, इन्होंने पाराशरी की किसी एक बात को ही एक नए अंदाज में प्रेजेंटेशन दे दिया, एक नई तरह से प्रस्तुतिकरण दे दिया। सिर्फ अंदाज बदल जाने से चीजें बदल जाती हैं। तो पहला नियम आपको ये समझना है। इसमें दूसरा नियम भी है, अगर किसी का अरुधा निकालते हैं, सॉरी, अगर किसी का अगर किसी का अरुधा निकालते, आरूढ़ लगन निकालते हैं, तो प्रथम भाव या सप्तम भाव ही दे जाता है, तो वो अरुधा पद या आरूढ़ लगन में काउंट नहीं होता। मान लो आप किसी का भी आरूढ़ लगन निकाल रहे हो, ठीक है, और वह सप्तम भाव या फिर ना लगन ही दे रहा है, तो आरूढ़ में काउंट नहीं होगा। उस भाव से फिर आपको 10 भाव आगे बढ़ जाना होगा। अब कैसे, एक एग्जांपल देता हूं, समझिए। मिथुन लगन है, ठीक है, मिथुन लगन में उसका स्वामी जो
मिथुन लग्न हो और उसका जो स्वामी है बुध है, और बुध बैठ गया भाव 4 में, तो हम चतुर्थ से चतुर्थ काउंट करेंगे ना, तो चतुर्थ से चतुर्थ काउंट करने पर सप्तम आएगा, और सप्तम हमारा आरूढ़ नहीं बन सकता। लगन और सप्तम हमारे आरूढ़ नहीं बन सकते हैं, इसीलिए हम सप्तम से दशम भाव आगे बढ़ जाएंगे, जो भी भाव आएगा वही हमारा आरूढ़ लगन होगा। मैं आपको केस स्टडी करवा देता हूँ, प्रैक्टिकल करवा देता हूँ, ताकि आप सभी के लिए आसान रहेगा। चलिए, तो है ना, इसके लिए अच्छा देखो, आपको मैं कह रहा था ना, आप कोई भी पद्धति पढ़ो, आपका बेस हमेशा वैदिक पारशरी का सूत्रास रहने वाला है। जैमिनी ऋषि ने भी यहाँ पर ही जाकर शोध किया कि भैया भावात्भवम सिद्धांत, मतलब जेमिनी का आरूढ़ लगन पाराशरी के भावात्भवम सिद्धांत से बनाया गया, या भावात्भवम सिद्धांत से ले लिया गया, उठाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि भावात्भवम सिद्धांत में भी ऋषि पाराशर जी अपने ग्रंथों में यही बात कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ऋषि पाराशर जी? तो ऋषि पाराशर जी अपने ग्रंथों में कहते हैं कि भैया किसी भी भाव का कोई सप्लीमेंट होता है, किसी भी भाव का कोई भाव सप्लीमेंट होता है, उसको बोलते हैं भावात्भवम सिद्धांत। तो यही बात जैमिनी ऋषि बोलते हैं कि नहीं भैया, उन्होंने अलग तरह से ले लिया कि आप जैसे होते हो लोग आपको अलग तरह से देखते हैं, दोनों का नजरिया अलग होता है। बिल्कुल ये वैसे ही काम करता है जैसे पाराशरी में भावात्भवम और जैमिनी में आरूढ़ लगन। तो सबसे पहले मैं आपको भावात्भवम सिखाता हूँ। भावात्भवम के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कैसे हमें किसी कुंडली पे आरूढ़ भी निकालना आना चाहिए। तो भावात्भवम का नियम क्या है? भावात्भवम वैदिक ज्योतिष में आप जब भी पढ़ोगे, एक फंडामेंटल रूल है। मैं तो केपी सिग्निफिकेटर बनाता हूँ तब भी है ना भावात्भवम का यूज करता हूँ। कैसे कि मान लो किसी ने पंचम का सिग्निफिकेटर दिया, ठीक है, तो हम पंचम का नवम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अगर पंचम भाव अगर आपके सिग्निफिकेटर में है और हमको नवम भाव की आवश्यकता है, तो हम पंचम को नवम के रूप में रिप्लेस कर सकते हैं। आगे बताता हूँ कैसे होगा। चलिए, तो एक ही नियम इसमें, किसी भी भाव से उतने ही भाव आगे पढ़ने पर जो भी भाव आता है उसको भावात्भवम कहते हैं। तो जैमिति ऋषि मान लीजिए सेकेंड भाव, ठीक है, अगर मुझे ध्यान लगाना है कि सेकेंड भाव धन कुटुंब वाणी का है, तो ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि द्वितीय भाव धन कुटुंब वाणी का है। ऐसा कौन सा भाव है जो वापिस से धन कुटुंब वाणी को रिप्रेजेंट कर सकता है? तो कुछ भी नहीं, ध्यान लगाना, द्वितीय से द्वितीय काउंट करो, पहला दूसरा, मतलब तृतीय भाव भी धन कुटुंब वाणी की बात करने में सक्षम है। 100 बात की एक बात। अगर ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि चतुर्थ भाव सुख का भाव है, फोर्थ हाउस सुख का भाव है, तो ऐसा कौन सा भाव है जो वापिस से आपकी जन्म कुंडली में सुख प्रदान कर सकता है? तो चतुर्थ से चतुर्थ काउंट करेंगे, 1 2 3 4, सप्तम भाव भी आपकी जन्म कुंडली में सुख का भाव कहा जाता है। अगर ऋषि पाराशर जी ने बोल दिया कि दशम भाव व्यक्ति के जीवन में कर्म स्थान है, करियर का भाव है, तो ऐसा कौन सा भाव है जो वापिस से करियर की बात कर सकता है? तो दशम से दशम भाव आगे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सप्तम भाव भी व्यक्ति के करियर का ही भाव होता है। मतलब ऋषि पाराशर जी ये बात बोल रहे हैं कि हर भाव का एक रिप्लेसमेंट मौजूद है, हर भाव का एक रिप्लेसमेंट निश्चित तौर पे मौजूद है। अगर हम बात करेंगे कि भैया 11th हाउस को बोलते हैं लाभ भाव है ना, सबसे अच्छा भाव कहा जाता है ज्योतिष में कि भैया भाव 11 है ना, इच्छा पूर्ति वाला बहुत अच्छा भाव होता है, ठीक है। तो भाव 11 का रिप्लेसमेंट कौन है? तो बिल्कुल काउंट करिए भाव 11 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या इसी को भाग्य भाव बोला जाता है? भैया इसी को तो भाग्य भाव बोल रहे हैं, जो 11th का रिप्लेसमेंट कर रहा है। तो भाग्य क्या है? हम बोलते हैं कि भाव 11 बहुत बढ़िया है। क्या आपको नहीं पता ऋषि पाराशर जी क्या बोलते हैं कि भैया भाव 11 का रिप्लेसमेंट भाग्य ही है, नवम भाव भी निश्चित तौर पर भाव 11 का ही वर्क करता है। अगर आपके नवम भाव के स्वामी की दशा चलता है, अगर आपकी सूचकों में नवम भाव कहीं ना कैसे अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ ऑपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू केपी एस्ट्रोलॉजी, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति बहुत बढ़िया है ना पद पे पहुंच सकता है, क्योंकि इच्छा पूर्ति होने की संभावना है। अब किसी की जन्म कुंडली में मान लीजिए है ना पंचम भाव है, तो पंचम से पंचम काउंट करेंगे तो नवम आएगा, ठीक है। तो ये है भावात भवम सिद्धांत, जिसके माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि प्रत्येक भाव का हमारी जन्म कुंडली में एक रिप्लेसमेंट मौजूद होता है। यही बात हमारे जैमिनी ऋषि ने समझ लिया। अब जब जैमिनी ऋषि इस पे शोध कर रहे होंगे तो उनको कुछ और क्लिक हो गया, तो उन्होंने क्या समझा? उन्होंने ये समझा कि आरूढ़ लग्न बनाया जा सकता है इसी भावात्भवम सिद्धांत के माध्यम से। इसी भावात्भवम सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने ये फील किया कि नहीं भैया आरूढ़ लगन बनाया जा सकता है, और ये फील किया कि जैसे
चतुर्थ भाव का रिप्लेसमेंट सप्तम भाव है। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, हम जैसे होते हैं, पब्लिक हमें पूरी तरह से वैसा नहीं देखती है, हमारे बारे में सारी बात तो कोई जान ही नहीं सकता। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप जैसे हो, आपके बारे में पूरी की पूरी बात तो कोई जानता ही नहीं, कोई भी नहीं जानता। इनफेक्ट आपका जो कांच होता है, मिरर होता है, वो भी आपको उल्टा बताता है ना, पूरा सही तो वो भी नहीं बता रहा है। तो पूरी की पूरी बात जानने वाला कोई भी नहीं है। ये एज ए रिप्लेसमेंट होते हैं कि लोग आपको इस तरह से देखते हैं। तो इसी को बोलते हैं आरूढ़ लग्न, कि समाज, पब्लिक, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, तो मैं एक उदाहरण के रूप में आपको यहाँ पे आरूढ़ लग्न के बारे में सिखाऊंगा। ये मान लीजिए लगन चार्ट है, ये मान लीजिए लगन चार्ट है, वृषभ लगन का चार्ट है। ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर का लगन है, और इसका जो स्वामी है वो बैठा हुआ है 12th हाउस में। यहाँ पर है मेष राशि। निश्चित तौर पे यहाँ पे 1 नंबर की राशि हो, क्योंकि यहाँ पे लगन 2 नंबर का है, तो यहाँ पे 1 नंबर की राशि होना चाहिए। अब क्या होगा, वृषभ लगन का चार्ट है, उसका स्वामी अगर जन्म कुंडली में 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो हमें अरुधा निकालने के लिए, आरूढ़ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे आरूढ़ निकालने के लिए करना पड़ेगा, भाव 12 से भाव 12 काउंट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा आरूढ़ लगन निकल के आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, लगने जहां से बैठा है वहां से काउंट करना है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहा 12, और यहाँ पे आएगा 12 नंबर की राशि ही आएगी। चीजें क्लियर है? तो ये हो गया, अगर वृषभ लगन का स्वामी किसी भी जन्म कुंडली में 12th हाउस में जाकर बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति का आरूढ़ हो जाएगा मीन लगन। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे वृषभ लगन लिखा हुआ है, और लगने सिर्फ आपको इतनी ही बातें ध्यान लगाना है। मैं चाहता तो पूरी कुंडली भी रख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए जितने नियम की आवश्यकता है उतना ही रखा। 2 नंबर का चार्ट है, उसका लग्नेश यहाँ बैठा हुआ है, तो उसका आरूढ़ लगन बनेगा मीन लगन वाला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इतना सा हुआ कि आप हो वृषभ लगन वाले, आपका व्यक्तित्व है वृषभ लगन वाला, पब्लिक आपको देखती है मीन लगन की तरह। 100 बात की एक बात। चीजें क्लियर है? आप हो वृषभ लगन वाले, पब्लिक आपको देखती है मीन लगन की तरह, और ये होता है अरुधा लगन। एक बार वापस से क्लियर कर देता हूं, शांत मन से आप सभी ध्यान से सुनिएगा, जेमिनी ज्योतिष इतना कठिन नहीं है, ठीक है? तो नहीं समझ में आया तो वापस से क्लियर कर देता हूं, लेकिन एक बार और क्लियर करता हूं मैं। लग्नेश जहां बैठा हुआ होता है, तो वृषभ लगन का चार्ट है, और लग्नेश बैठा हुआ है 12th हाउस में, तो जहां बैठा हुआ है वहां से हमें उतने ही भाव और आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर की राशि है, यहाँ पे 12 नंबर की राशि है, यहाँ पे 11 नंबर की राशि है, इसी तरह की राशियां होगी ना, 10 9 8 7, है ना, 6 5 4 3 2, इस तरह का वृषभ लग्न बनता है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से, जहां से लग्नेश बैठा है वहां से मुझे काउंट करना है। तो मैं यहाँ से काउंट करना चालू करूंगा। कितने काउंट करूंगा? तो लग्नेश बैठा है भाव 12 में, तो जहां पे बैठा है, जिस भाव में बैठा है, मुझे उतने ही भाव काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, मीन। ठीक है, तो हमारा बनेगा मीन लगन। ये सिंपल आपका स्ट्रेटेजी है किसी भी जन्म कुंडली में अरुधा लगन निकालने के लिए। ठीक है, चलिए, अब इस जन्म कुंडली में हम आगे डिस्कस करेंगे। 3 तरह के मैं राजयोग सिखाऊंगा। आपको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर होगा तो हम पेड क्लास में हैं ही, मैं आपको सारे सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो ये है लगन चार्ट, और ये है आरूढ़ लगन चार्ट। ये लगन चार्ट बताता है कि आप कैसे हो, जो कि अपन पाराशरी में देखते हैं। आरूढ़ लगन ये बताता है कि समाज आपको कैसे देखता है, पब्लिक आपको कैसे देखती है। तो समाज की नजरिए से यही चार्ट आपके जीवन पे चलता है। आप बोलोगे साहब हमारे जन्म कुंडली में तो यहाँ पे राजयोग बना हुआ है, यहाँ पे राजयोग बना हुआ है, अरे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये आपके लिए राजयोग है। सामाजिक स्तर पे वो राजयोग कहाँ पे जा रहा है, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए, तो वैदिक पाराशरी राजयोग, बीएनएन राजयोग और जेमिनी राजयोग, आप हमेशा रामायण ज्योतिष की क्लास में पढ़ोगे तो मैं हमेशा मिक्स करके पढ़ाता हूँ। इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि तीनों मिक्स ही हैं। आज बताया ना कि जेमिनी ज्योतिष का आरूढ़ लगन बिल्कुल भावात भवम सिद्धांत की पॉलिसी पे कार्य करता है। भावात भवम सिद्धांत जिसको आता है वो जेमिनी में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
राजयोग के बारे में आप जब भी कोई भी विधा से आप स्टडी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आप चाहे आप बोलो कि हमें पाराशरी का ही पूरा पूरा ज्ञान है, हम तो बीएनएन जानते ही नहीं है, हम तो जेमिनी जानते ही नहीं है, मैं आपको यही पाराशरी से जेमिनी सिखा सकता हूँ, यही पाराशरी से मैं आपको बीएनएन सिखा सकता हूँ। बस शर्त है कि आपको पाराशरी की गूढ़ रहस्य पता होना चाहिए। ऊपर ऊपर की पाराशरी याद होने से फिर आपको ये भी समझ में नहीं आएगा, ये भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं तीनों चीजों के तथ्यों को पकड़ने की कोशिश करूंगा और किसी चार्ट पर हम प्रैक्टिकल करने की कोशिश भी करेंगे। तीन तरह के मुख्य रूप से राजयोग होते हैं। वैसे तो राजयोग के अथाह हमारे पास नियम है, लेकिन मैं बेसिकली तीन तरह के राजयोग को फोकस करता हूं और वही मुख्य राजयोग होते हैं अकॉर्डिंग टू पाराशरी। सबसे पहले पाराशरी, जिसको हम बोलते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी। पाराशरी से बढ़कर ना कभी कोई ज्योतिष हो सकता है, ना कभी कोई ज्योतिष का है ना ग्रंथ लिखा जा सकता है। पाराशरी के ऊपर आप बहुत सारे भाष्य लिख सकते हो, उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, लेकिन पाराशरी से अलग कुछ भी नहीं किया जा सकता। इतना बात दिमाग में बैठा लीजिए कि आप बीएनएन करिए, आप जेमिनी करिए, आप केपी करिए, अगर आपको पाराशरी पूरा पता है तो जाके आपके लिए सब कुछ चीजें दिमाग में फिट होगा। इसीलिए सबसे पहले पाराशरी का नियम राजयोग के बारे में क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाराशर आपका सूत्र बांधता है, सूत्र है ना। जेमिनी बीएनएन सब पाराशर से निकला निकला हुआ है। चलिए, तो पाराशरी का पहला सूत्र क्या है राजयोग को देखने के लिए। तो ऋषि पाराशर जी अपने ग्रंथ में बोलते हैं कि केंद्र, ये होता है केंद्र, आप सभी को पता है ना, ये होते हैं केंद्र भाव, ठीक है। ये होते हैं त्रिकोण भाव। पंचम और नवम को बेसिकली त्रिकोण कहा जाता है, इन दोनों को ही अपन त्रिकोण बोलते हैं। वैसे चार तरह के त्रिकोण होते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम हमेशा फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, पंचमेश और नवमेश को ही त्रिकोण के स्वामी ग्रह की संज्ञा देते हैं। तो पहला राजयोग कैसे बनता है किसी भी जन्म कुंडली में, केंद्र और त्रिकोण का राजयोग, ये पाराशरी का बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि भैया केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर किसी भी चार्ट में युति में आ जाते हैं, अब वो चाहे किसी भी भाव में हो, बेहतर तो ये हो कि वो केंद्र वाले या त्रिकोण वाले भाव में ही बने, तो मच बेटर है। लेकिन इन भाव में ना हो, इसके अलावा भी किसी भी भाव में वो युति में आते हैं, तो ये पहला राजयोग बनता है। निश्चित तौर पे वह व्यक्ति बहुत बढ़िया सफलता को प्राप्त करता है। ठीक है, अब अभी आगे मैं प्रैक्टिकल समझाने वाला भी हूं, तो नियम ध्यान रखिएगा। केंद्र और त्रिकोण, अच्छा केंद्र और त्रिकोण क्या है, अगर आप पहली बार ज्योतिष पढ़ रहे हो तो मैं समझा देता हूं। केंद्र का अर्थ होता है स्वयं की मेहनत से प्राप्त की गई सफलता, खुद के मेहनत से प्राप्त किया गया सफलता। पंचम और नवम का अर्थ होता है कि प्रारब्धवश पूर्व जन्म के कर्मास या पूर्व जन्म के भाग्य, जो आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे और बुरे काम कर रखे होंगे, उसका परिणाम अजय इस जन्म में भाग्य के रूप में आता है। इसी को त्रिकोण बोला जाता है। त्रिकोण पे हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है, केंद्र पे अपना पूरा अधिकार है ना। तो आप बोलो कि भैया हमारे जन्म कुंडली पे किन भाव पे अधिकार है, इन भाव पे आपका पूरा अधिकार है, आप निश्चित तौर पे इन पे बहुत बढ़िया वर्क कर सकते हो। इन भाव पे आपका कुछ भी अधिकार नहीं है, ये भगवान ने आपको अजय गिफ्ट के रूप में दिया है, पिछले जन्म के गुणधर्मों को समेट कर। चलिए, तो केंद्र और त्रिकोण दोनों मिल जाते हैं, तो ये राजयोग होता है। दूसरा पाराशरी में आता है महापुरुष योग। महापुरुष योग का अर्थ होता है, पंच महापुरुष योग का आपने नाम सुना होगा। जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाता है, सूर्य की परिक्रमा कौन लगाते हैं, तो सूर्य की परिक्रमा लगाने वाले पांच ग्रह हैं। कौन से, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि। जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं वह ग्रह से ऋषि पाराशर जी कहते हैं कि पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। पंच महापुरुष योग बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हुए पाए जाते हैं। तो ये केंद्र में होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, मान लो गुरु उच्च राशि का यहाँ पे आ गया, बुध उच्च राशि का यहाँ पे आ गया, मंगल उच्च राशि का यहाँ पे आ गया, स्वराशि का यहाँ पे आ गया, कोई भी है ना, शुक्र इधर आ गया, तो इस तरह के ग्रह बैठे हुए रहेंगे तो इसको हम बोलेंगे कि हाँ भैया उच्च या स्वराशि में किसी भी तरह से हो सकता है। तो इसको बोलते हैं पंचमहापुरुष राजयोग। पाराशरी की बात कर रहे हैं। तीसरा होता है सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले बहुत सारे योग हैं। वाशी योग है ना, माला योग, ये योग, डमरू योग, है ना, अनगिनत योग हैं, है ना। इसमें कुछ कुछ फेमस योग होते हैं। गज केशरी योग बहुत फेमस योग है ऋषि पाराशर जी का। गज केशरी कैसे बनता है, जुपिटर प्लस चंद्रमा के माध्यम से।
ठीक है, लक्ष्मी मंगल योग है ना, मंगल प्लस चंद्रमा के माध्यम से, बुध आदित्य योग सूर्य प्लस मरकरी के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे योग हैं जिसकी अपन चर्चा कर लेंगे, मैं आपको समझा दूंगा मुख्य योग ऐसे होते हैं। अच्छा, बीएनएन में क्या योग होता है? अकॉर्डिंग टू बीएनएन, भृगुनंदी नाड़ी ऐसा बोलता है कि भैया कौन सा ग्रह किससे मिलकर आया और किससे मिलने जा रहा है। तो कर्तरी, कोई भी ग्रह अपना पूरा रिजल्ट नहीं देता, कोई भी ग्रह रिजल्ट देता है कि वह किन ग्रहों के बीच में है, किन ग्रहों के बीच में है। मान लीजिए बुध है और एक तरफ शुक्र है और एक तरफ जुपिटर है, तो बुध गुरु और शुक्र दो गुरुओं के बीच में है, तो ऐसा बुध बहुत ज्ञानी होगा, उसकी बुद्धि उसकी बातें बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति के जीवन में हो सकता है। तो ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। तीसरा है जेमिनी राजयोग, और ये जेमिनी राजयोग से आपको मिलेगा बूस्ट। और जिस व्यक्ति के जीवन में जेमिनी राजयोग होंगे, है ना, तो यहाँ पे मैं अभी 3 तरह के जेमिनी राजयोग बता रहा हूँ, है ना, हम क्लास में बहुत सारे तरह के सीखेंगे, लेकिन मेन 3 तरह के जेमिनी राजयोग जो बहुत स्टैंडर्ड लेवल के राजयोग होते हैं, अगर सच में ये राजयोग आपके जीवन में है तो आप मानकर चलो कि आपका चार्ट सुपर पावर है ना, बहुत अद्भुत चार्ट है, निश्चित तौर पे सफलता मिलने वाली है। तो जेमिनी में 3 तरह के राजयोग होते हैं। कल अपन ने बात किया था आत्मकारक के बारे में, अगर आपने, है ना, कल वाला सेशन नहीं देखा है तो आप निश्चित तौर पे, है ना, यहाँ पे आपको ग्रुप में लिंक चैट बॉक्स में मिल रखा होगा, आप वहां से ले लीजिएगा, तो वहां से आपको पता चलेगा, है ना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो आत्मकारक और अमात्यकारक ग्रह का संबंध क्या होता है? चलिए, आत्मकारक और अमात्यकारक ग्रह का संबंध क्या होता है, पहली चीज ये। दूसरा राजयोग बनता है ए के आत्मकारक प्लस पी के पुत्र कारक ग्रह का संबंध बनेगा, तो ये भी बहुत अच्छा राजयोग क्रिएट करता है। तीसरा ए एम के अमात्य कारक ग्रह प्लस पी के पुत्र कारक ग्रह, अगर इन दोनों का भी कंजक्शन युति किसी भी तरह से होता है, जेमिनी युति का अपन यहाँ पे रोल, है ना, रोल प्ले कर सकते हैं, तो वो भी राजयोग होता है। चलिए, तो अब किसी चार्ट पे प्रैक्टिकल करेंगे ताकि आपको नियम पता चले। ये तीनों के तीनों नियम आपके दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो किसी भी कुंडली में कौन सा कुंडली सुपर पावर है, तो थोड़ा सा एडिशनल हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश ऐसा कर रहा हूं कि जो सामान्य विद्यार्थी भी हैं वो भी सीख सकें। तो पाराशरी के राजयोग ये होते हैं, बीएनएन के राजयोग ये होते हैं, जेमिनी के राजयोग ये होते हैं। चलिए, अभी अपन करेंगे प्रैक्टिकल केस स्टडी। ठीक है, अब ये वाला चार्ट है, इस चार्ट पे आपको ध्यान लगा लेना है। क्या ध्यान लगाना है इस चार्ट पे? तो इतना सा ध्यान लगाना है कि कौन सा राजयोग तो नहीं क्रिएट हो रहा, है ना, किसी भी तरह से कोई राजयोग क्रिएट तो नहीं हो रहा है, उसके भी अब बात कर लेंगे। फिलहाल जेमिनी के 3 तरह से राजयोग बनते हैं ना, ये होता है ए के, एम के और पी के, ये तीनों से राजयोग बनता है। तो इन तीनों ग्रहों को नोट डाउन करके रखिए अपनी कॉपी में, आगे जाके मैं आपसे पूछूंगा कि भैया उस व्यक्ति के जीवन में ए के कौन है, तो मंगल आत्मा कारक है। एम के कौन है, तो शनि अमात्य कारक है। ठीक है, और पीके कौन है, तो वीनस शुक्र उस व्यक्ति के जन्म कुंडली में, इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में पुत्र कारक है। जेमिनी में ये तीनों ही मिलकर राजयोग बना सकते हैं। अगर किसी भी चार्ट में इन तीनों का युति कंजक्शन जेमिनी दृष्टि होगा तो राजयोग क्रिएट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा आरूढ़ लगन। आरूढ़ लगन क्यों बनाया मैंने? आरूढ़ लगन इसलिए बनाया कि भैया ये तो है लगन चार्ट। लगन चार्ट का अर्थ होता है कि इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति कैसा है स्वयं से, है ना, इसकी आत्मा क्या बोलती है, किस तरह का व्यक्ति है, व्यक्तित्व कैसा है, ये होता है लगन चार्ट। इस व्यक्ति को समाज कैसे दिखता है, समाज की निगाह में ये व्यक्ति कैसा है, इसको बोलते हैं आरूढ़ लगन। ठीक है, तो ये हो गया आरूढ़ लगन। ध्यान देना है, ये व्यक्ति बाय डिफॉल्ट ऐसा है लगन चार्ट, और समाज इसको इस तरह से देखती है। वृषभ लगन का चार्ट है, समाज इसको मीन लगन की तरह ट्रीटमेंट करता होगा, मतलब ये व्यक्ति वृषभ लगन वाला है ना, स्वयं को शुक्र वाला फील लेकर महसूस करता होगा, लेकिन लोग इसको मानते होंगे बहुत बड़ा गुरु है ना, मीन लगन का इसको लोग, है ना, मानते होंगे, काफी अच्छा स्पिरिचुअल पर्सन इसको मानते होंगे, आगे मैं कवर करूंगा। लेकिन इसके पहले मुझे यहाँ पे सबसे पहले राजयोग देखना है। कैसे देखूंगा मैं राजयोग? तो पाराशरी से कोई राजयोग क्रिएट हो रहा है क्या? तो पाराशरी से आपको राजयोग देखना सिखाऊंगा। केंद्र और त्रिकोण की कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ पे केंद्र के आपको स्वामी के नाम लिख देना है, कौन सा है? विनस। ठीक है, पंचम भाव का यहाँ सिंह राशि है, सिंह का मालिक कौन होता है? सूर्य। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक का स्वामी कौन होता है? मंगल।
ठीक है। और 10th हाउस में ये कुंभ राशि है, इसका स्वामी कौन होता है? सेटर्न। ठीक है, चलिए। त्रिकोण में कौन है? ये रहा त्रिकोण, है ना। इसको ब्लैक कलर से कर देता हूं, आसान रहेगा। छठे भाव का स्वामी कौन है? सॉरी, पंचम भाव का स्वामी कौन है? मरकरी। और इधर 9th हाउस का लॉर्ड कौन है? सेटर्न। बस केंद्र और त्रिकोण के संबंध स्थापित होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर इस चार्ट में शुक्र, सूर्य, मंगल और शनि ने किसी भी तरह से बुध से अगर संबंध बनाया है, तो ये मानकर चलो कि इस व्यक्ति के चार्ट में पाराशरी के माध्यम से योग है। क्या ऐसा इस चार्ट में मौजूद हो रहा है क्या? हाँ, ऐसा इस चार्ट में है। कैसे है? कि वीनस का संबंध यहाँ पे सूर्य से मौजूद है, सॉरी बुध से। वीनस और बुध का भी युति है, और सूर्य और बुध का भी युति है। चीजें क्लियर हो रहा है? वीनस और बुध का युति है, और सूर्य और बुध का भी युति है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू पाराशरी, इस व्यक्ति के चार्ट में भाव 12 में कोई ना कोई राजयोग है। सो बात की एक बात, इस व्यक्ति के चार्ट में भाव 12 में कोई ना कोई राजयोग है, और निश्चित तौर पे अब भाव 12 से कुछ न कुछ इस व्यक्ति के जीवन में अच्छा घटित होने वाला है। एक चीज क्लियर हुआ यहां तक? सभी को समझ में आ रहा है? आप रिएक्शन दे सकते हो, आसान रहेगा मेरे लिए। ठीक है, तो रिएक्शन देते जाइएगा, चीजें है ना समझ में आता रहेगा। तो इस व्यक्ति के चार्ट में पाराशरी के माध्यम से भाव 12 में राजयोग है। अब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्या इस व्यक्ति के चार्ट में बीएनएन से कोई राजयोग है? भृगुनंदी नाड़ी, तो भृगुनंदी नाड़ी से भी यहाँ पे एक राजयोग है। कैसे राजयोग देखते हैं बीएनएन से, है ना? तो बीएनएन से आपको राजयोग देखना सिखा देता हूं। बीएनएन ये बोलता है कि शुभ कत्री ग्रह, अगर कोई ग्रह दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठ जाए तो उसको बोलते हैं शुभ कत्री कॉम्बिनेशन। क्या इस चार्ट में कोई ग्रह शुभ ग्रहों के बीच में बैठा हुआ है क्या? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां से एक ग्रह शुभ कत्री में है, और उसका नाम है बुध। कैसे? एक्सप्लेन करता हूं। तो जब भी आपको शुभ कत्री वाला ग्रह निकालना हो, तो उसके लिए बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सभी ग्रह को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। सूर्य 4 डिग्री का है, विनस 7 डिग्री का है, बुध 18 डिग्री का है। ये हो गया मेष राशि का कमाल। उसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि में, तो जुपिटर 13 डिग्री का है, और मंगल 29 डिग्री का है। चीजें समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि बुध जो है शुक्र और गुरु के बीच में जाकर बैठा हुआ है। बुध जो है शुक्र और गुरु के बीच में जाकर बैठा हुआ है। तो हम अगेन कहेंगे कि इस व्यक्ति के जन्म कुंडली में ना सिर्फ पाराशरी से भाव 12 में राजयोग था, जबकि बीएनएन से भी भाव 12 में राजयोग है। मतलब पाराशरी से भी राजयोग है, भृगुनंदी नाड़ी से भी राजयोग है। एक बात स्पष्ट है कि इस व्यक्ति के जीवन में भाव 12 से कोई न कोई तो अद्भुत घटना अवश्य होगा, और वहां से कमाल ये व्यक्ति दिखाने वाला है। ठीक है, क्या जेमिनी से कोई राजयोग है? तो जेमिनी का राजयोग बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको फीडबैक देते हुए चलता हूं। ये व्यक्ति विदेश में रहता है, ठीक है। वहीं से इसने स्टडी किया, उच्च शिक्षा वहीं से किया, और वहीं जाके प्रोफेसर बन गया, पीएचडी कार्य कार्य में संलग्न था। तो इसका एक बहुत बड़ा जो अवसर है, भाव 12 से आया है। बहुत कम उम्र से ही व्यक्ति विदेश में जाने लग गया, और वहीं से उसने पीएचडी वगैरह का कार्य किया, और वहीं पे उसका जॉब लग गया। बहुत बड़ी बात होती है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, इतना दूर तक जाना, है ना, एक सपने जैसा होता है। तो ये व्यक्ति ने भाव 12 से कमाल दिखा है, क्योंकि पाराशरी का राजयोग था, बीएनएन का राजयोग था। अब मुझे देखना है कि क्या इस व्यक्ति के जीवन में जेमिनी राजयोग भी है क्या। चलो, ठीक है। जेमिनी राजयोग कैसे देखते हैं? तो मैं आपको पहले बताया था ना कि इस व्यक्ति का आत्मा कारक ग्रह कौन है। मुझे याद है, आपको याद है कि नहीं? ध्यान देना, मंगल आत्मा कारक ग्रह है, शनि अमात्य कारक ग्रह है, और शुक्र पुत्र कारक ग्रह है। ये था पीके, ठीक है, ये था ए एम के, और ये था ए के। क्या मंगल, शनि और शुक्र का कोई भी संयोजन इस व्यक्ति के चार्ट में अगर हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि निश्चित तौर पे जेमिनी से भी राजयोग है, और ये चार्ट बहुत सफलता प्राप्त करने वाला है, क्योंकि जेमिनी राजयोग व्यक्ति को सुपर पावर बना देता है। ठीक है, पाराशरी राजयोग, बीएनएन राजयोग और जेमिनी राजयोग तीनों मिल जाए तो व्यक्ति सुपर पावर बन जाता है। जेमिनी राजयोग पूरी तरह से सुपर पावर का कार्य करता है, इसलिए जेमिनी ज्योतिष बहुत यूनिक है।
अब हमको ये कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि भैया शनि मंगल और वीनस का कोई कॉम्बिनेशन है क्या, क्योंकि मैं भी आपको जेमिनी दृष्टि के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आप सिर्फ युति से ढूंढने की कोशिश करें कि क्या युति से राजयोग है क्या। शनि तो यहाँ बैठा है ना, मंगल यहाँ बैठा है और शुक्र यहाँ बैठा है। हाँ, एक बात स्पष्ट हो गया कि इन तीनों का आपस में किसी भी तरह से मिलन नहीं हुआ, तो ना आत्मा कारक ग्रह राजयोग बना रहा है, ना अमात्य कारक ग्रह राजयोग बना रहा है, ना पुत्र कारक ग्रह राजयोग बना रहा है। इसका मतलब इस व्यक्ति के जीवन में जेमिनी राजयोग नहीं है। अब जेमिनी राजयोग नहीं है तो सफलता, है ना, मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन उतना बड़ा सफलता की बात हम नहीं करेंगे। मैं आपको अनादर चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा, और वो चार्ट इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि आपको पता चलेगा कि इस चार्ट में क्या हो रहा है। अच्छा, इस चार्ट में वापस से ध्यान रखना, मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा वापस से। मैं राजयोग एक्सप्लेन करने वाला हूं इस व्यक्ति के चार्ट में, पाराशरी, भृगुनंदी नाड़ी और जेमिनी। सबसे पहले कि तीन प्लेनेट याद रखना, शनि शुक्र और मंगल, ए के, एम के और पी के। शनि शुक्र मंगल ये व्यक्ति के ए के, एम के और पी के हैं, आत्मा कारक, अमात्य कारक और पुत्र कारक। इन्हीं से व्यक्ति के सबसे बड़े बड़े राजयोग बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये रहा इस व्यक्ति का आरूढ़ लगन। सबसे पहले अपन आरूढ़ लगन बनाते हैं। अच्छा, जेमिनी ज्योतिष में बिना आरूढ़ लगन के काम नहीं होता। जैसे पाराशरी में बोलते हैं कि लगन के बाद आपको एक और चलित चार्ट बनाना पड़ता है। हाँ, हर जगह कुछ न कुछ आपको मिलाना पड़ेगा, है ना। भृगु ऋषि बोलता है कि भैया जीव कारक गुरु से कुंडली को रोटेट कर लो। केपी बोलेगा कि भैया केपी चार्ट अलग से बनाओ। तो अपने जेमिनी ऋषि क्या बोलते हैं कि भैया ये सब बातें छोड़ो और आप तो बनाइए आरूढ़ लगन। क्या बनाओगे? आरूढ़ लगन वाला चार्ट बनाइए। हाँ, तो आरूढ़ लगन वाला चार्ट आपको बनाना है। अब यहाँ पे हमको पता है कि कौन से ग्रह ए के, एम के और पी के हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं कौन सा ग्रह व्यक्ति का आत्मकारक है। एक है, कौन था? शनि। ठीक है, आपको पता है ना, अब भूल मत जाना फिर बोलोगे सर आपने कहां से देखा, बता देता हूं। ये रहा, ये शनि विनस, डबल बता रहा हूं आपके लिए। शनि विनस आत्मा कारक, अमात्य कारक, और ये जो मंगल है इसको बोलते हैं पुत्र कारक। शनि शुक्र और मंगल इस व्यक्ति के जीवन में राजयोग बनाने वाले हैं जेमिनी दृष्टि से। पाराशरी और वैदिक की दृष्टि से बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, तो इस व्यक्ति का सबसे पहले तो आरूढ़ लगन कौन सा बनेगा, आरूढ़ लगन बनाना सिखा देता हूं, आपके लिए आसान रहेगा। हाँ, ए के कौन था इसमें? शनि। एम के कौन था? वीनस। और पी के कौन है? मंगल। चलो, अब इनों को बाद में लेंगे। सबसे पहले मैं आपको आरूढ़ लगन बनाना सिखा देता हूं, वापस से आपका अगेन प्रैक्टिकल केस स्टडी हो जाएगा। ये है वृश्चिक लगन का चार्ट, है ना। डबल वाला दूसरा वाला नियम लगेगा इसमें। वृश्चिक लगन का चार्ट है और लग्नेश बैठा हुआ है लगन में। क्योंकि हमको पता है कि भैया एक और साथ ही अरुधा दे जाए, ठीक है, अरुधा एक और साथ ही दे जाता है, तो आपको दशम भाव तक रोटेट कर लेना, अपने आप 10 भाव आगे बढ़ जाना है। तो हमें कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं था। इसलिए नहीं है कि मंगल जो यहाँ पे है लग्नेश है, और लग्नेश लगन में बैठा है, तो पहले भाव से पहला ही भाव आगे बढ़ेंगे तो पहला ही आएगा, तो हमें सीधा 10 भाव आगे बढ़ जाना है। हमारा आरूढ़ रहेगा सिंगल लगन। ये आपको दिख रहा है कि सिंगल लगन का ये व्यक्ति का आरूढ़ लगन अपन ने क्रिएट कर लिया। अब मुझे देखना है सबसे पहले पाराशरी से कुछ बनने वाले राजयोग। सबसे पहले आपको पाराशरी पे चलना है ना, बिना पाराशरी कुछ भी नहीं होगा ना। वो बोलते हैं ना गणेश स्थापना करना है, तो सबसे पहले गणेश स्थापना पाराशरी को कर लेते हैं। तो पाराशरी में केंद्र और त्रिकोण, वही का वही नियम समझना पड़ेगा आपको। केंद्र और त्रिकोण क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान देना चीजों को लेकर। केंद्र कौन से हैं? तो मंगल यहाँ पे केंद्र का लॉर्ड है, ठीक है। शनि यहाँ पे केंद्र का लॉर्ड है, शुक्र यहाँ पे केंद्र का लॉर्ड है, और सूर्य यहाँ पे केंद्र का लॉर्ड है। त्रिकोण का लॉर्ड कौन है, इसको मैं काले लाइन से इंडिकेशन करूंगा, है ना। तो भाव 12 मतलब जुपिटर यहाँ पे त्रिकोण का लॉर्ड है, और चंद्रमा यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी बनकर आता है। क्या मंगल का
शनि का, इन चारों को देखना है, मंगल का, शनि का, शुक्र का, सूर्य का, ये गुरु और चंद्रमा से कोई संबंध बन रहा है क्या? अगर गुरु और चंद्रमा से कोई संबंध बन रहा है तब जाकर हम कहेंगे कि हाँ भैया, इस व्यक्ति के जीवन में पाराशर से कोई ना कोई राजयोग तो क्रिएट हो रहा है। चीजें क्लियर है? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मंगल का संबंध चंद्रमा से है। यहाँ पे आप देख सकते हो मंगल का चंद्र संबंध चंद्रमा से है, चंद्र मंगल का कंजक्शन बना हुआ है। इसके अलावा कोई संबंध दिख रहा है क्या? शनि का संबंध गुरु से दिख रहा है क्या? हाँ, बाकी कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ मंगल का संबंध चंद्रमा से दिख रहा है। मतलब केंद्र में, लगन में ही एक पाराशरी से राजयोग क्रिएट हो चुका है। चीजें क्लियर है? हाँ, पहला राजयोग यहां से क्रिएट हो चुका है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का मिलन हुआ। ये केंद्र का लोड है, ये केंद्र है प्रथम भाव, ठीक है, और ये त्रिकोण है, तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का कंजक्शन बना। हाँ, तो आप सभी लोग कुछ भी नहीं लिखे, सिर्फ समझते जाइए, मैं आप सभी के पास आने वाला हूँ कुछ ही देर में। तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना, तो ये हम कहेंगे कि व्यक्ति के जीवन में पाराशरी से राजयोग है। चलो भैया, पाराशरी से दूसरे राजयोग कौन से बनते हैं? दूसरे राजयोग बनते हैं कि भाई पंच महापुरुष योग वाले राजयोग। तो पंच महापुरुष वाले राजयोग कौन से? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंगल स्व राशि में बैठा हुआ है, तो पाराशरी से इसका दूसरा राजयोग क्रिएट है कि मंगल ने रोचक महापुरुष योग का निर्माण किया है। तीसरा, चंद्र और मंगल से, है ना, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा से बहुत सारे राजयोग बनते हैं पाराशरी में, तो इसको लक्ष्मी योग भी बोलते हैं। तो इसी लगन में पाराशरी से तीसरा राजयोग बना है। यही चंद्र और मंगल तीन तरह से राजयोग का डेफिनेशन दे रहा है। मतलब बहुत स्पष्ट है कि इस व्यक्ति का राजयोग पाराशरी से दो ही ग्रह तीन तीन बार राजयोग बना रहे हैं। बहुत मजबूत बात है। चलिए, अब मैं यहाँ पे वापस से आपको कनेक्शन बनाऊंगा बीएनएन से। क्या बीएनएन से कोई राजयोग है? हाँ, तो बीएनएन से भी राजयोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक योग दिख रहा है, ठीक है, जिसमें सूर्य का केतु से योग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ध्वज कीर्ति योग। ध्वज कीर्ति योग, हाँ ना, ये बहुत बड़ा योग माना जाता है। आमतौर पे बड़े बड़े लोगों के चार्ट में ध्वज कीर्ति योग बन जाए तो बहुत मजबूत योग हो जाता है। दूसरा, सूर्य और बुध से बुध आदित्य योग का भी इसमें आपको कहीं ना कहीं रोल प्ले दिख रहा है। अब मैं आपको मेन चीज पे ले जाता हूं, जेमिनी राजयोग के बारे में। तो जेमिनी में क्या था? आत्मकारक ग्रह कौन है? सबसे ज्यादा डिग्री वाला शनि था। एएम के कौन है? अमात्य कारक ग्रह कौन है? वीनस है, ठीक है। और पीके कौन है? पुत्र कारक ग्रह कौन है? चंद्रमा है। शनि, शुक्र और चंद्रमा का किसी भी तरह से आपस में कोई भी संबंध स्थापित है क्या? हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शनि और शुक्र का यहाँ पे युति बना हुआ है। समझ में आ रहा है? शनि और शुक्र का युति बना हुआ है, और ये शनि और शुक्र सबसे अपर लेवल के राजयोग क्रिएट करते हैं। मतलब आत्मा कारक ग्रह और अमात्य कारक ग्रह का एक राजयोग क्रिएट हो चुका है। तो इस व्यक्ति के चार्ट में हमने ये पाया कि भैया जेमिनी राजयोग है, जो पिछले वाले चार्ट में नहीं था। अच्छा, अब इस चार्ट की मैं आपको फीडबैक देता हुआ चलूंगा। आप बोलोगे राहुल सर मजा आ रहा है ना, हमने भी ऐसा कभी नहीं देखा, और एक ही पद्धति में हम तीन तीन तरह के राजयोग कैसे समाहित कर सकते हैं। चलिए, तो फीडबैक देते हुए चलते हैं इस चार्ट का। सबसे पहले तो चार्ट किसका आपको मजा आ जाएगा कि अरे वाह, पिछले वाला चार्ट में भी फीडबैक दूंगा मजा नहीं आएगा, लेकिन इसमें काफी मजा आने वाला है। ठीक है, ये चार्ट है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, अब ये चार्ट मैंने जान करते लिया है। आमतौर पे मैं सेलिब्रिटी किसी बड़े व्यक्ति के चार्ट पे प्रिडिक्शन नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि हमें अपने चार्ट पे प्रिडिक्शन करना चाहिए ताकि हम बेहतर समझ सके। लेकिन चूंकि ये डेमो क्लास है और आप लोग कोई ऐसे खास व्यक्ति को जानिए, है ना, जानती हो, तो उसके चार्ट को लेकर प्रिडिक्शन आसान हो जाता है। अब आप सभी को पता है कि मोदी जी कौन है। ठीक है, मोदी जी के चार्ट में ये पहला योग बनता है पाराशरी से। हाँ, क्या मोदी जी इस तरह के व्यक्ति दिखते हैं आपको? है ना, लगन में ही राजयोग है। निश्चित तौर पे हमें मोदी जी के बारे में कुछ भी बात करने की आवश्यकता नहीं है। नो डाउट वो व्यक्ति क्या है हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, और निश्चित तौर पे लगन बहुत मजबूत है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। निश्चित तौर पे लगन बलवान है। चलो, सेकेंड राजयोग यहाँ पे बनता है 11th हाउस ध्वज कीर्ति योग। मोदी जी के चार्ट में ध्वज कीर्ति योग और बुध से भी बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहे हैं, है ना, बीएनएन है।
ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है, बुध आदित्य योग भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तीसरा राजयोग, दशम भाव में व्यक्ति के चार्ट में राजयोग है। दशम भाव होता है अपने कर्म का भाव है, वहां पे शुक्र और मंगल का एक शुक्र और शनि का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो कि ए के और एम के हैं, आत्मकारक और अमात्यकारक ग्रह है। वैसे तो इस तरह की युति का पाराशर्य में कोई भी राज्यों का बखान नहीं है, लेकिन ये अमात्यकारक और आत्मकारक ग्रह का कंजक्शन है, संबंध है, वो भी 10th हाउस में। आप समझ सकते हो कि यह व्यक्ति का करियर क्या है, मोदी जी का, है ना, करियर कर्म क्षेत्र क्या है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता ही है। ठीक है, पहला राजयोग केंद्र में, दूसरा राजयोग केंद्र में, तीसरा राजयोग 11th हाउस में। फर्स्ट हाउस में राजयोग है, 10th हाउस में राजयोग है, 11th हाउस में राजयोग है। लगन चार्ट है, कौन से चार्ट है? लगन चार्ट है। मोदी जी बहुत ताकतवर व्यक्ति हैं, मोदी जी का कर्म बहुत ताकतवर है, करियर बहुत ताकतवर है, और मोदी जी ने अपने जीवन में हर तरह का, है ना, जहां पे उन्होंने झंडे गाड़ने थे, है ना, ध्वज कीर्ति योग बोलते हैं ना, वहां उन्होंने झंडे गाड़े हैं। अब मजा आपको तब आएगा कि ये तो भैया लगन चार्ट है, निश्चित तौर पे मोदी जी ऐसे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पब्लिक उनको क्या देखती है, सामाजिक रूप से मोदी जी को कैसे देखा जाता है, यह तो कमाल है। तो सामाजिक रूप में यही राजयोग आपके, है ना, मतलब लगन चार्ट में अलग जगह होते हैं, और जेमिनी में, आरूढ़ लग्न में, अरुधा लग्न में अलग जगह हो जाते हैं, क्योंकि ये जनता की नजर से पब्लिक इस व्यक्ति को किस तरह से देखती है। तो इस व्यक्ति का पहला राजयोग बना लगन में। हाँ, लगन पावरफुल है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि मोदी जी पावरफुल है, पब्लिक की निगाह में भी और खुद की निगाह में भी, इस पे तो राइट मार्क कर देंगे। सेकंड राजयोग बना हुआ है, जो पाराशरी का मुख्य राजयोग क्रिएट कर रहा था, वो बना है 4th हाउस में। और 4th हाउस होता है कि व्यक्ति के जनता जनार्दन का, है ना, पब्लिक का, लोगों के लिए, हिंदू सनातन संस्कृति के लिए, है ना, मंदिर के लिए। 4th हाउस को बोलते हैं ना, जहाँ पे गुरु उच्च का होता है, काल पुरुष कुंडली से। तो घर का, मंदिर का, देश का, है ना, ऐसा फील देता है कि यार कोई अपना आदमी चला गया, है ना, भावनात्मक कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन फील करवाता है। ऐसा लगता है कि जनता के लिए, 4th हाउस को बोलते हैं जनता जनार्दन का फुल समर्थन मिलना, किसी भी व्यक्ति के चार्ट में चतुर्थ भाव में राजयोग बनेगा, जनता का पूरा सहयोग मिलता है, पब्लिक उसकी फुल क्राउड में होती है। भारत का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसके लिए जनता पागल है, और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में उस व्यक्ति के लिए, है ना, पागलपन जैसा होता है कि मोदी जी आए तो लोग खड़े होते हैं कि वाह, है ना, एक ओरा है, ध्यान देना है। पब्लिक कैसा समझती है कि ये व्यक्ति जनता के लिए कार्य करने आया है, पब्लिक की दिमाग में ऐसा उसका ओरा बना हुआ है कि नहीं भैया, ये व्यक्ति पहला ऐसा आया है कि जनता के लिए कार्य कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निश्चित तौर पे हम मोदी जी को ऐसा ही देखते हैं कि ये व्यक्ति, है ना, भारत के लिए, जन्मभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, देश के लिए, माता के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। और मोदी जी का अपनी माता से क्या संबंध था आप सभी जानते हो, ठीक है ना, भारत का पहला प्रधानमंत्री है, ठीक है ना, जो उनकी माता के सामने बना है, मतलब अपनी माँ के सामने कोई बेटा प्रधानमंत्री बन जाए इतने सालों तक, ये मोदी जी को गौरव प्राप्त हुआ। तो बहुत बड़ा संबंध उनकी माँ के साथ था, हर बार माँ से मिलने जाते थे, माँ से गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी उनका जीवन में रहा है। और जनता से, जन्मभूमि से, मातृभूमि से, भारत देश के लिए उन्होंने नाम भी लिखना चालू कर दिया कि हम भारत नाम लिखेंगे, हिंदू सनातन संस्कृति वर्क करेंगे। बहुत गहरा व्यक्ति है। तो पब्लिक के दिमाग में ऐसा है कि ये व्यक्ति दिल से काम कर रहा है, दिल से काम करने वाला फील आता है। तीसरा राजयोग बना हुआ है जो यहाँ पे 11th हाउस में था, तो हर तरफ से उन्होंने अपने जीवन में झंडे गाड़ दिए, जहां जीतना था वो जीत के आए, बोले जीतेंगे ही जीतेंगे, हारने का सवाल नहीं है। पब्लिक के दिमाग में ये राजयोग है 2nd हाउस में। आपको नहीं लगता कि हम ऐसे प्रधानमंत्री के सानिध्य में हैं जिसकी भाषा में बहुत दम है ना, वो छोटी सी बात बोलेंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो ऐसा फील आता है कि बहुत बड़ा व्यक्ति, है ना, हमारे साथ खड़ा है। ध्यान देना है चीजों को लेकर, पहला व्यक्ति है, तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि मोदी जी भाषण दे ही ना। और अगर मोदी जी भाषण दे देंगे तो मोदी जी बहुत अच्छी तरह से कन्विंस कर सकते हैं, इन्हों के भाषण में, इन्हों के बोली में अजय जादू की तरह कार्य करता है। पब्लिक इस व्यक्ति को बहुत बड़ा, है ना, नेता मानती है कि ये व्यक्ति बहुत बढ़िया तरह से बोलता है ना। पिछले वाले प्रधानमंत्री की बात नहीं करेंगे, उनकी बोली ही बहुत कम सुनाई देती थी, है ना, ये वाले प्रधानमंत्री की आवाज पूरा विश्व सुनता है। ध्यान देना है कि दुनिया उस व्यक्ति को कैसा मानती है कि मोदी जी की आवाज में, मोदी जी के कम्युनिकेशन में, 2nd हाउस को बोलते हैं बोली का, वाणी का, बातचीत का बहुत ताकत है। आप चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो, मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन एक कनेक्शन फील कर पा रहे हो कि कैसे हमें
लगन हमारे जीवन में राजयोग बनाता है, लेकिन वो राजयोग पब्लिक आपको अलग तरह से देखती है। हम सभी को यही फील आता है ना कि मोदी जी जनता के लिए काम करेंगे, मोदी जी हमारी देश की सेवा के लिए काम करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोदी जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, जबकि मोदी जी है कैसे? हाँ, बहुत बड़ा व्यक्ति तो है, नो डाउट। अपने करियर को लेकर बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है, और जो उन्होंने सोचा उस पर झंडे गाड़ देंगे। मोदी जी हैं ऐसे, फील ऐसा आता है कि ये व्यक्ति पब्लिक के लिए, पब्लिक इनको इस तरह से देखती है। चीजें क्लियर हुआ? यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जेमिनी राजयोग का? हाँ, वापस से आता हूँ आपके पास। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? रिएक्शन भेज सकते हो यार। हाँ, नहीं हुआ तो है ना, वो ऐसे वाला रिएक्शन भेजो, अंगूठे नीचे वाला। हाँ, और बढ़िया आ रहा है तो वो लव वाले, हाँ ये ऐसे वाले अंगूठे वाले। हाँ हाँ, इससे गुरुजी भी मोटिवेट होते रहते हैं कि हाँ भैया समझ में आया। देखो, मैं आपको 1 घंटे में, 1 घंटा ही हुआ है, 1 घंटे में एक छोटा सा प्रयास किया हूं कि आप लोग समझ पाए कि कैसे राजयोग वर्क करता है। और जिस व्यक्ति के चार्ट में पाराशरी राजयोग, भृगुनंदी नाड़ी राजयोग और जेमिनी राजयोग, तीनों ही राजयोग अगर हमारे जीवन में हो जाते हैं, तो निश्चित तौर से हम कहेंगे कि व्यक्ति के जीवन में बहुत बढ़िया तरह से उसका जीवन चल सकता है। यहां तक किसी को कोई प्रश्न है तो आप प्लीज हैंड राइज कर लीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हैंड राइज कर लो यहां तक कोई प्रश्न है तो, फिर अपन आगे चर्चा चालू करेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो भी बता दो, है ना, गुरुजी लाइव बात करने वाले हैं। हाँ, चंपा झा मैम, क्या विशेष प्रश्न है? अनम्यूट करो। सर विशेष प्रश्न नहीं है, जैसे कि बहुत सारे कुंडली में ऐसा देखा गया कि हाँ ग्रहों की, जैसे मान लेते हैं शनि की डिग्री भी 9 डिग्री है, मंगल की भी 9 हो गई हाँ या बुध, तो इसको फिर कैसे काउंट हाँ, करेंगे? अभी देखो, यही तो बात है चंपा मैडम। अभी आप ऑनलाइन हो ना, सक्रिय रहना, है ना। वापस से कुछ चार्ट दिखाता हूँ आपको, मोदी जी का ही चार्ट दिखाऊंगा, है ना। मोदी जी यहाँ पे, है ना, देखेंगे खुश हो जाएंगे वो। यहाँ पे है नहीं वो। चलो, ये देखो, ध्यान देना। ये वाला चार्ट था मोदी जी का, हाँ सर। है ना। देखो यहाँ पे ध्यान दो कि 3 ग्रह 0 डिग्री पे हैं। समझ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि सर 0 डिग्री वाले ग्रह फल नहीं देते क्या? अरे भैया, भारत का प्रधानमंत्री बन गया वो व्यक्ति। आप समझ रहे हो? हाँ, तो बहुत बढ़िया फल देते हैं 0 डिग्री वाले ग्रह। आप बोलते हो ना, सर हमारी जन्म कुंडली में तो ग्रह 0 डिग्री बैठा है, ये तो बिल्कुल फल नहीं दे रहा। हाँ देखो, 3 3 ग्रह 0 डिग्री पे है, दे रहा है ना फल। तो इसमें मैडम क्या देखेंगे, डिग्री के बाद जो अंश के बाद जो कला आती है ना, उस हाँ पर विचार करेंगे, है ना। 0 0 56, 0 डिग्री 56 कला, समझ में आ रहा है? हाँ। 56 बड़ा है, फिर 46 है, 35 है। तो अगर कला भी सेम हो तो विकला पे बात करेंगे, ठीक है। एकदम एग्जैक्टली सेम कुछ नहीं हो सकता, कुछ न कुछ तो अंशात्मक अंतर आएगा ही आएगा, ठीक है। उत्तर मिल लेकिन गया? मिल तो गया सर, लेकिन इसको तो कैलकुलेट करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको थोड़ी करना है, सॉफ्टवेयर करेगा, है ना। आपको थोड़ी करना है मैनुअल बैठ के, सॉफ्टवेयर करेगा ना। एस्ट्रोसिस वाले को किस लिए भाई बनाया अपन ने, राखी किस लिए बांधा उसके? हाँ, वो करता रहेगा। हाँ, बेचारे पहले के लोग बेचारे ज्योतिष भी नहीं पढ़ पाते थे, बोले इतना तो गणित लगाएंगे, सूर्य सिद्धांत बनाएंगे, दिनमान निकालेंगे। उनका दिन भर खराब हो जाता था, और दिनमान निकालते नहीं आता था, तो लोग भाग जाते थे कि भैया तुम ही करो, हमसे तो नहीं हो रहा। अब तो कुछ गणित का काम ही नहीं करना है, तो सारा गणित एस्ट्रोसेज वाला करके ही देगा आपको, ठीक है मैडम। चलिए। हाँ, जागृति वाय मैडम, वाय सरनेम में आपका? सर हाँ, येड़े है सरनेम। है, शॉर्ट में लिखा है। अच्छा, ओके। हाँ, नमस्ते सर। हाँ सर, नमस्कार। मुझे एक चीज पूछनी थी। आपने जो पहली कुंडली किया था एनालिसिस, उसमें आपने हाँ बताया था 12th हाउस में राजयोग। तो हाँ, मैंने अब तक मतलब जो सुना है उस हिसाब से केंद्र या त्रिकोण में हो तो ही फलित होते, त्रिक भाव में फलित नहीं होते, ये सुना है मैंने आज तक। तो नहीं सर नहीं, फिर वो सेम फल देते हैं त्रिक भाव में भी, केंद्र राजयोग? और केंद्र और त्रिकोण में फलित बहुत अच्छी तरह से होते हैं, अच्छा बहुत सर। पावरफुल तरह से होते हैं। और हम्म। अगर अतिरिक्त भाव में होंगे तो उन फलित हम्म। में होने में संघर्ष आएगा, विपदा आएगी। ओके हाँ, सर। मतलब अगर वो व्यक्ति विदेश जाएगा तो विदेश में घर वाले बच्चे याद करेंगे, पापा कब आओगे, हमें याद आ रही है, परेशान हो जाएगा, विपदा आएगी, प्रॉपर तरीके से नहीं अच्छा। बनता, लेकिन राजयोग बनता है। हाँ, ओके सर, वही पूछना था। थैंक यू सर। ओके।
हाँ, मांझी सर। सर नमस्कार अपने सर। सर हाँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन के बारे में विश्लेषण थोड़ा सा नहीं दिया। हाँ, करेंगे। हाँ, थोड़ा सा कर उस पे भी दीजिए आऊंगा मैं। हाँ, उस पे भी कर देंगे, उसका भी चिंता मत करो। ठीक है। हाँ, कविता मैडम। हाँ, कविता चावला मैम। सर जी सुन रहे पा रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार मैम। अच्छा, बड़े सरल तरीके से समझाते हो, पर फिर भी हाँ। मुझे थोड़ा सा, जैसे अभी अभी आपने मेरे बच्ची को कहा कि 0 पॉइंट मतलब 56 कला का जो भी है प्लेनेट, तो वो काम करता है जैसे किसी का धारक कारक सर शुक्र है तुला लगन में, और जीरो हाँ। पॉइंट ट्वेंटी नाइन डिग्री का ही है। हम्म। तो वो जैसे हम केपी से तो चेक करते हैं तब तो वो 9वें घर में से होता है, और वैसे वैदिक कुंडली में वो 10वें घर में ही show हम्म। हाँ, तो वो काम करेगा क्या दारा कारक? जैसे उस बच्चे की शादी में उसको तो आने में दिक्कत हो रही है, अमात्य कारक, हाँ, सारे काम करते अमात्य हैं। कारक मंगल है सर, वो साथ में करके बैठ गया, बैठने अमात्य दो, कारक मंगल उनका है ना। 7वें घर में अभी मैं बैठ गया आपको है। कल मैं आपको बताया था ना कि हम मतलब हमारा क्लास जो है ना, टाइमिंग ऑफ इवेंट पे आपने अधिकतर क्लास सुने होंगे। हमारा क्लास टाइमिंग ऑफ रेमेडीज को लेकर है, किस दिन रेमेडीज करना है। और ये बहुत बड़ा काम होता है कि सही समय पर रेमेडीज कर लें, तो वो फिर बाद में समय लौट कर नहीं आता। तो टाइमिंग ऑफ रेमेडीज को लेकर ही हमने यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग वाला सेशन मिक्स किया है कि 12 ज्योतिर्लिंग के माध्यम से कौन सा ज्योतिर्लिंग किस तरह से एक्टिवेट होता है। मैं आपको मोदी जी के बारे में बता दूंगा। हाँ, कि भैया हम्म। इन मोदी जी ने, हो सकता है कि उन्होंने कोई गुरु रहे होंगे, उन्होंने कहा होगा कि भैया आप यहाँ से करो। और हो सकता है कि मोदी जी के लिए बाय डिफॉल्ट हुआ और प्रकृति ने रचना किया हो। मैं बता दूंगा कि मोदी जी ने किस तरह से अपने जीवन में कौन से भाव को एक्टिवेट किया। इसलिए बताऊंगा मोदी जी के लिए क्योंकि मोदी जी को हम जानते हैं, है ना। अभी मेरे बारे में बताऊंगा तो आप मेरे को ज्यादा जानते नहीं, तो आपके बारे में कोई किसी को जानता नहीं, तो वो मजा नहीं आता। तो हम मोदी जी के बारे में देखेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह के राज्यों को एक्टिवेट किया। ठीक है, अभी बताने वाला हूं मैं। चलिए। हाँ, अमर सर। बहुत अच्छा था सेशन सर। हाँ। एक आध दो क्वेश्चन थे कि जैसे आपने बोला कि बाह्य जो होगा वो हम इससे ही जान सकते हैं, तो वैदिक में और इसमें से हम लोग नहीं जान सकते ऐसा? किसमें? जेमिनी से हम लोग के बाह्य कैसे, लोग हमको कैसे देख रहे हैं हाँ। वैसा पता चल रहा है, तो दूसरे वैदिक में और उसमें ऐसा नहीं पता चलेगा अपने को? नहीं, पता चलेगा, पता चलेगा, है ना। ओके। आप ये समझो कि ये जो सारे जो चर कारक हैं, ये हम्म। कारकाश कुंडली वगैरह अपन ने जो एक्सप्लेन किया है, अरुधा भी एक्सप्लेन किया है, ये वैदिक में कहीं ना कहीं डिकोड है। ओके। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है। फर्क इतना सा है कि जैमिनी ऋषि ने इस वाली चीज को बहुत अलग तरह से एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो वो ओके। जेमिनी ज्योतिष के नाम से जाना जाने लग गया। जैसे अपन बात करते हैं भृगु नंदी नाड़ी का, ऐसा नहीं कि उन्होंने शिव कत्री मित्र कत्री वाला कॉन्सेप्ट वैदिक का नहीं, वैदिक का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन भृगु ऋषि ने इस कॉन्सेप्ट पर इतना ताकत दे दिया कि उन्होंने नाम से फेमस हो गया। सेम एज इट इज नक्षत्र की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि वैदिक का नहीं है, वैदिक का ही है, लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने बहुत नए तरह से एक्सप्लेनेशन दे दिया। केबी सिस्टम बन गया, है ना। कल से राहुल माहेश्वरी रामायण ज्योतिष फोकस कर लेंगे, हाँ, तो रामायण ज्योतिष बन जाएगा, है ना, बना हुआ ही है। तो ये चीजें ध्यान लगाओ कि ये सारा वैदिक का ही अंश है। बस फर्क ये है, इसलिए तो मैं शुरुआत में एक बात कहा था कि आपको एक भी पद्धति अगर सच में आता है तो फिर सारी पद्धति आती है। हाँ, इसका उत्तर यही है। और एक भी पद्धति में अपूर्ण हो तो फिर सारी पद्धति में अपूर्ण हो। और वैदिक में जैसे कहा गया कि भाई भावात्भव सिद्धांत, कहा ना, इस भावात्भव सिद्धांत को वैदिक ज्योतिष में क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं हाँ। कि ये नहीं तो ये भाव काम करेगा। इसी बात सही को बात। जेमिनी ऋषि ने पकड़ा कि ये नहीं तो ये काम करेगा, मतलब हमको लोग ऐसा नहीं तो ऐसा समझेंगे, हमको लोग ऐसा नहीं तो ऐसा समझेंगे। फिर उन्होंने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया कि मैं तो आरूढ़ लगन पे बात करूंगा, और आरूढ़ लगन बिल्कुल आपकी जीवन की जन्म कुंडली पे सही बैठता है। अभी मोदी जी के चार्ट में देखा वो कैसे हैं, हाँ वो सर। राजयोग लगन से हैं, लेकिन हम कैसा फील करते हैं, और देश के लिए आया है, हाँ, हमारा व्यक्ति है। हाँ, और सेमी हो तो? सेम ही हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसा बहुत कम चार्ट होते हैं जो सेम होता है, फिर वो स्पष्ट हो गया मेरे कि चार्ट व्यक्ति में जैसा है। मैंने
मेरे चार्ट में वही आ रहा है, इसलिए मैंने। हाँ मतलब आप जैसे हो, लोगों को बिल्कुल स्पष्ट वैसे ही दिखते हो, बहुत ज्यादा वो मिलावट वाला मामला नहीं है। हाँ, कि भैया ये ऐसे हैं, स्पष्टवादी लोग होते हैं ना, स्पष्टवादी, कि ये ऐसे हैं तो ये ऐसे ही हैं, उनको बताने में कोई झिझक नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे लोग होते हैं, उसमें से आप एक हो, है ना? ठीक है, हाँ। थैंक यू चलिए सर। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ मोदी जी के चार्ट में भाव एक्टिवेशन थ्योरी। कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप निश्चित तौर पे चैट बॉक्स में लिंक भेजा है, ज्वाइन कर लेना ग्रुप, वहां पे मैं भेजूंगा। भाव एक्टिवेशन थ्योरी की जो हम बात कर रहे थे कि कैसे आप अपनी जन्म कुंडली में किसी भाव को एक्टिवेट करोगे, तो मैं अभी मोदी जी के चार्ट में बताऊंगा कि मोदी जी ने बाय डिफॉल्ट कैसे एक्टिवेट किया। ठीक है, भाविका मैडम को प्रश्न ले लेते हैं फिर चलते हैं। हाँ भाविका मैडम बताइए। सर ये नाइन्थ ये भाव में गुरु और शुक्र है, तो ये क्या राजयोग बन जाएंगे? हाँ अभी राजू का मैंने आपको विस्तृत चर्चा दिया है, 3 तरह से समझाया है, तो अगर उसमें फुलफिल करता है तो निश्चित तौर पे देगा। ठीक है, ओके। चलिए अब हाँ मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी के चार्ट में कैसे बाय डिफॉल्ट कार्य हो जाते हैं। वो कभी कभी ऐसा होता है कि बाय डिफॉल्ट हमको प्रकृति ले ले चली जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जाना पड़ता है। तो एक बार एक्सप्लेन करते हैं, आशा है आप, है ना, उसको समझ पाएंगे। थोड़ा सा गहरा है लेकिन ठीक है, मैं अपना बेस्ट ट्राई दे सकता हूँ कि जेमिनी ज्योतिष में हम कैसे रेमेडीज करेंगे तो उसका थोड़ा झलक मिलेगा। मैं ये नहीं करूंगा पूरा मिलेगा, उसका एक झलक मिल जाता है। तो ये वाला चार्ट था, है ना, ये मोदी जी का चार्ट है। इसमें हमको पता चल जाए कि राजयोग क्या है। तो जब तीनों ही राजयोग बनते हैं, जन्म कुंडली से, पाराशरी से, बीएनएन से और जेमिनी से, तब व्यक्ति का चार्ट काफी पावरफुल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है कि मोदी जी के किस भाव में, मतलब हम चाहें तो व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक भाव को एक्टिवेट कर सकते हैं, है ना। अष्टम भाव को एक्टिवेट कर सकते हैं, दशम भाव को एक्टिवेट कर सकते हैं, 12th हाउस को एक्टिवेट कर सकते हैं, ज्योतिर्लिंग के माध्यम से, उस तरह के रेमेडीज पे उस दिन के माध्यम से सारी बातें कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान लगाना, ये राजयोग बना हुआ है भाव 2 में, इसको नोट डाउन करके रखो। भाव 2 में एक राजयोग बना हुआ है, इसको निश्चित तौर पे आप नोट डाउन करके रखें। और यहाँ पे एक राशि है जो लगन कुंडली में, वो आती है धनु राशि, धनु राशि। ठीक है, अब हम बात करेंगे धनु राशि में ऐसा क्या राजयोग था और जो मोदी जी को अलग तरह से ले गया। ठीक है, हाँ ये नहीं, हाँ देखो ध्यान देना है। धनु राशि, धनु राशि मोदी जी के जन्म कुंडली में सेकेंड हाउस में आती है, भाव 2 के अंदर आती है। कौन सी राशि? धनु राशि। ठीक है, बहुत गहराई से इस चीज को अनुभव करना। अब आप वापस शोध करना, गूगल पे सर्च करना कि क्या हुआ था, है ना। धनु राशि का ज्योतिर्लिंग होता है काशी विश्वनाथ। कहाँ पे है ये? वाराणसी में, वाराणसी। हाँ समझ में आ रहा है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। बस मुझे इतना ही बताना था, बाकी सारी कहानी मैं बाद में बयां करूंगा। वाराणसी से मोदी जी का कोई संबंध है? हाँ मुझे बताओ, हैंड राइज करके रिएक्शन देके बताओ, वाराणसी से मोदी जी का कोई संबंध है? हैं? हाँ, हाँ एमपी बने थे वहां से, है ना। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मोदी जी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा था। काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ज्योतिष के समीकरण से गए होंगे, हो सकता है कि उनके कोई योग्य गुरु रहे हो, उनको कहा हो कि भैया तू यहाँ जा। आपको पता है पहली बार मोदी जी की जो आवाज है पब्लिक की दिमाग में कब आई थी? 2014, उसके पहले इतने फेमस नहीं थे, राइट। अब की बार मोदी सरकार, वो स्लोगन याद है? याद है वो स्लोगन? अब की बार मोदी सरकार। बीजेपी बहुत क्लियर थी कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब की बार मोदी सरकार। और मोदी जी के भाषण आप लोगों ने वहीं से सुनना चालू किए हैं। 2014 के पहले कोई भाषण सुनता था उनके? सुनते थे क्या? नहीं। अब की बार मोदी सरकार, सेकेंड हाउस पे कार्य हुआ। वाराणसी ज्योतिर्लिंग वो किसी समय पे जा चुके होंगे, हो सकता है कि कोई योग्य समय पे रेमेडीज हो गया होगा, भगवान चाहते होंगे आदमी आया है ना, और किसी गुरु से मिलकर करवा दिया होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि सेकेंड हाउस एक्टिवेट हुआ और सेकेंड हाउस में राजयोग था आरूढ़ लगन से। भाई राजयोग था ना सेकेंड हाउस में, तो उसके बाद आप समझो
कि अब की बार मोदी सरकार वो जिस ज्योतिर्लिंग पे गए उसके बाद से मोदी जी की आवाज पे कितना ताकत हुआ, कितना बल मिला, उनके भाषण में कितना बल आया। ऐसा नहीं कि वो पहले अच्छा नहीं बोलते थे, पहले भी अच्छा ही बोलते थे, लेकिन कब फेमस हुए? तो वो उनका बाय डिफॉल्ट राजयोग एक्टिवेट हो गया किसी कारणवश, या किसी गुरु ने करवाया। मोदी जी बहुत है ना, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, है ना, वो काफी कुछ चीजें जानते हैं इन सारी तरह की, तो किसी ने करवाया होगा निश्चित तौर पे, हम कह सकते हैं। उन्होंने वाराणसी का ही चयन क्यों किया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद से उनकी बोली में बल मिला। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मोदी जी अपने जन्म कुंडली में भाव दो एक्टिवेट करवा सकते हैं, हाँ, भाव दो से परिवार भी होता है, पत्नी वत्नी का सुख भी मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे तो यही क्यों मिला था? उसकी बात करूंगा मैं बाद में, कि मोदी जी के जीवन में सप्तम भाव से ऐसे कौन से दोष है, कटान है जिसपे शादी नहीं हुआ, वो भी बात करूंगा। केतु का संबंध बनता है सप्तम मेष से, इसलिए मोदी जी के जीवन में ऐसा फुलफिलमेंट नहीं आया। समझ में आ रहा है? दारा कारक ग्रह से केतु का उनका संबंध है, और केतु डिटेचमेंट देता है, इसलिए उनकी लाइफ में सप्तम भाव से डिटेचमेंट आया कि भैया शादी तो नहीं किया, लेकिन बाकी तो कर ही सकते हैं। चीजें क्लियर हैं? कनेक्ट कर पा रहे हो? मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राजयोग एक्टिवेशन थ्योरी आपको क्या लगता है होता है? हाँ, भगवान श्री राम ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के समय करवाया था कि भैया मेरा भाव एक्टिवेट कर दो, दशम भाव। हाँ, दशम भाव एक्टिवेट करवा के गए वो। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग किसके लिए बोलते हैं? सूर्य ग्रह के लिए बोलते हैं, मेष राशि वालों के लिए बोलते हैं। हाँ, भगवान श्री राम करवा देंगे, भैया मेरा कर दो। चीजें क्लियर हैं? जैसे ही रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का उनके जीवन में हुआ, फिर आप देखो कमाल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर्क राशि का बोलते हैं ना भगवान श्री राम को। अब भगवान श्री राम की कुंडली एक्सप्लेन में ज्यादा नहीं कर सकता, हाँ ना, बहुत बड़े व्यक्ति हैं वो भी। भगवान श्री राम को बोलते हैं ना कर्क राशि के, कर्क राशि में पैदा हुए थे, यही बोलते हो ना। लगन में चंद्रमा था। 10th हाउस में कौन सी राशि आती है? हाँ, लिख के बता दो। 10th हाउस में कौन सी राशि आती है? हाँ, मेष राशि आएगी ना। हाँ, तो भगवान श्री राम ने कौन से ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया? रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। मेष राशि को इंडिकेट करता है। समझ रहे हो चीजों को लेकर? कर्म को लेकर उन्होंने पूरा तरह से वो कर दिया कि भैया अब हमारा विजय होना ही होना है। उनको दशम भावी विजय विजय चाहिए था। समझ रहे हो? हम अपने जन्म कुंडली के दशम भाव के रेमेडीज कर सकते हैं। तो मैं जैमिनी ज्योतिर्लिंग में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ एक बार वापस से आपको बता देता हूँ, आपको मजा आएगा। हमारा कोर्स 10 दिसंबर से चालू हो जाएगा, बहुत यूनिक कोर्स है। मैं 1 साल बाद उसको लेके आया हूँ, बहुत है ना, कम कम समय में लेके आता हूँ, बार बार नहीं आता है ये कोर्स, और बहुत कम फीस में है। ठीक है, तो बहुत कम फीस में आपको ऐसे कोर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस कोर्स का लक्ष्य कुछ और ही है। क्विक प्रिडिक्शन इन 2 मिनट्स, क्विक रेमेडीज इन 2 मिनट्स, और रेमेडीज का टाइमिंग ऑफ इवेंट आप निकाल के बता सकते हो सामने वाले को कि भैया कौन सा रेमेडीज हमें करना है, किस समय करना है। ये जेमिनी ज्योतिष का एक जादू कह दो आप, कि बहुत बढ़िया तरीके से हम चीजों को इसमें समझते हैं। ठीक है, तो 9 दिन का कोर्स है। हाँ, 10 दिसंबर से चालू होगा, सारे रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप करते हैं, अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सारे आत्मा कारक, अमात्य कारक, भात्र कारक आपके जीवन में कौन से ग्रह कहाँ पे रोल प्ले करेंगे, इन सभी की हम बात करेंगे। हम जन्म कुंडली में सारी बातें इन्हीं 7 कारक ग्रह से देख सकते हैं। पितृ कारक ग्रह के बारे में मैं आपको कल एक्सप्लेन किया था कि पितृ कारक ग्रह नागफाश और गरुड़ का उदाहरण दिया था कि राहु अज हमारी जन्म कुंडली में नाग की तरह होता है, और केतु हमारी जन्म कुंडली में गरुड़ की तरह होता है। तो जहां पर भी नाग है वहां पर पे गरुड़ होता है, निश्चित तौर पे जहां पर भी ताला है वहां पर पे चाबी आती है। तो हम इसको डिकोड करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु क्या रोल प्ले कर रहा है, कहाँ पे ताला लगा हुआ है, कहाँ पे चाबी है। यही तो जेमिनी ज्योतिष का सबसे इंटरेस्टिंग विषय है। और 8वां हमने चर कारक इसको डिफाइन किया कि पितृ कारक के रूप में, 8वां हम इसको कारक के रूप में लेते हैं। हाँ, ये सारी बात करेंगे, सफलता, ऊंचाई, करियर, पराक्रम की किस फील्ड में करना चाहिए, सुख संपत्ति कहाँ से आएगा, संतान, रचनात्मकता के बारे में, रोग कॉम्पिटिशन के बारे में, विवाह, वैवाहिक जीवन के बारे में, लगभग सारी बातें हम करने वाले हैं। हाँ, अभी मैंने आपको बताया था, आज जो मैं पढ़ाया हूँ आपको राजयोग के बारे में पढ़ाया हूँ, जिसमें कुछ कुछ बातें मैं एड ऑन कर पाया, क्योंकि टाइम कम होता है, बहुत सारी बातें समझानी होती है। राजभंग कैलकुलेशन भी होता है, राजयोग
है ना, अलग अलग तरह से भी हो सकते हैं। अभी मैं 3 तरह से राजयोग बताया था, जेमिनी में भी और पाराशरी में भी। इसके अलावा और भी राजयोग होते हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। मुख्य रूप से 3 होते हैं जो बता दिया मैं आज। इसके अलावा त्रिदेव ज्योतिष कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं, जो कि हमारे क्लास का मेन कड़ी है। और ये आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये मेरा स्वयं का किया हुआ शोध है। मतलब मान लो कोई ग्रंथ होगी, लघु पाराशरी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं या किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन जब मैं मेरा ही शोध एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो फिर इसको पढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि ये मैंने खुद रिसर्च किया है और खुद कई सारी कुंडली पे लगा के, मेरे खुद के जीवन पर लगाकर, इसका रेमेडीज करवाकर, जब मुझे लगा कि ये एकदम प्रूव्ड है, तब जाके हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है। बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, राजयोग पढ़ोगे, त्रिदेव थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल लाइव स्टडी करने वाले हैं, भाव एक्टिवेशन थ्योरी में आपको समझाऊंगा, क्विक प्रेडिक्शन इन 2 मिनट्स हम करने वाले हैं, 12 ज्योतिर्लिंग कॉन्सेप्ट है, टाइम बम रेमेडीज का हमारा सेशन है। ये सारी बातें अपन ने कल कर लिया था। क्लास का फीस हमारा है ना, नाग गरुड़ की बात भी हमने कल कर लिया था। क्लास का फीस आप सभी मेंबर्स के लिए 3,333 रुपया ही है। आज आप ज्वाइन करते हैं तो कल से फीस 4,100 रुपया रहेगा। ग्रुप में आपको 4,100 के मैसेज आएंगे, कोई आप टेंशन मत लेना। आप 3,333 रुपया पे करके आप जो वेबिनार में आए हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो वेबिनार में नहीं आए फिर 4,100 रुपया उनके लिए जिंदाबाद है। तो अतः आप सभी का समय का सदुपयोग हो और इसमें बहुत सारी चीजें आप ग्रहण कर पाएंगे, सीख पाएंगे, और एक ऐसा शोध जो आपको है ना गागर में सागर भर देगा। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट कहीं पर भी जाके काम करें तो उनको कुछ ऐसी चीजें मिले कि वो प्रिडिक्शन कर सकें और रेमेडीज दे सकें और कम समय में अधिक से अधिक वो व्यक्ति काम कर सके। और कंसल्टेंसी फीस मेरा 41 रुपया है कुंडली का, है ना, और ये फीस मेरा 3,333। बात को समझो कि मेरी इसके पीछे क्या गुड विशेष है। मैं ये चाहता हूँ कि एक कंसल्टेंसी लूंगा तो सिर्फ मेरा ज्ञान का विस्तार हो रहा है और आपकी कुंडली फलित हो रहा है, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा, है ना, विथ प्रीमियम पे डिस्काउंट में। तो आप ये समझो कि आपकी कुंडली का भी कंसल्टेंसी हो ही रहा है, साथ साथ आपको 2 लोगों को भी आप अगर प्रिडिक्शन करके अपने घर वालों का भी काम कर दिया तो समझो आपको कितना, है ना, अनुभव मिलने वाला है। तो गागर में सागर है, बेसिक ज्योतिष पढ़ लोगे, हमारे साथ 10-12 दिन तक रहोगे, और क्या चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं 10 दिसंबर को। कोई विशेष प्रश्न है तो हैंड राइज कर लो, नंबर लेते हैं। चंपा मैडम वापिस से प्रश्न है क्या? हाँ, नहीं तो हैंड डाउन करो। ठीक है, कोई प्रश्न है तो आप निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं। क्लास में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहां से जूम लिंक आया है तो हमारी टीम वहां पे मैसेज करते रहेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आज ज्वाइन करने वालों को 3,333 रुपया पे करना है। हाँ चंपा मैडम। सर बस एक क्वेश्चन पूछना है, हाँ जैसे कि आपने सेकंड भाव के बारे में बताया कि जो राशि है उस शिवलिंग से मतलब कनेक्शन बनाना पड़ता है, तो हाँ, इसी तरह भाव में जो राशि होगी उस शिवलिंग से कनेक्ट करना होगा। उसका उसका एक टाइम होता है जो हम सूर्य से निकालते हैं। ठीक है, सूर्य की राशि से और चंद्रमा की नाड़ी से, तो 2 को मिक्स करके टाइम निकालते हैं और किस व्यक्ति के माध्यम से होगा तो अच्छा। वो, हाँ, वो प्रॉपर होता है। जैसे मोदी जी के चार्ट में गुरु से राजयोग बन रहा था, किससे बन रहा हाँ, था? गुरु गुरु से। से। हाँ, कि कोई गुरु तुल्य व्यक्ति जाएगा और वो राजयोग को एक्टिवेट करवाएगा। तो संभवतः मोदी जी के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। ठीक है, हर व्यक्ति के जीवन में अलग होते हैं। किसके जीवन में है ना शुक्र होता है तो कोई, है ना, प्रेम करने वाला व्यक्ति, माता, माता तुल्य या वाइफ। ठीक है, किसी के जन्म कुंडली में सूर्य होगा तो कोई बड़ा व्यक्ति, चंद्रमा होगा तो अलग व्यक्ति। तो हमको पहले डिफाइन करना है कि कौन सा व्यक्ति उस व्यक्ति के चाबी को खोलने वाला है। जैसे तो उदाहरण के रूप सर में, हाँ इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में धनु राशि थी, जिसका काशी विश्वनाथ का आपने जिक्र किया। हाँ, और वो स्पष्ट है, काशी हाँ, विश्वनाथ वाला। हाँ 10th भाव यानी कि कर्म भाव में 2 नंबर की राशि आई, तो हाँ दो। हाँ, तो फिर हाँ, इसका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा उनके कर्म भाव से ना। बिल्कुल, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से लिंक बनेगा। जो राशि होगी, आपको सबसे पहले 12 राशियां और 12 ज्योतिर्लिंग याद कर लेना है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं मैं कि आपकी जन्म कुंडली में जो भी राशि जिस भी भाव में है उसको एक्टिवेशन वही ज्योतिर्लिंग करेगा। ये ओके, बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि हाँ मैं वहां गई थी सोमनाथ, और मेरे द्वितीय भाव में 2 नंबर की राशि है, मेरी मेष लग्न की कुंडली है, हाँ सेकंड हाउस में 2 नंबर है। हाँ और मैं सोमनाथ से आई उसके बाद ही मतलब मेरे कैरियर में जो भी थोड़ा बहुत भी ग्रोथ हुआ है उसके बाद ही हुआ है। हाँ, अगर आप सही जून टाइम पे जाओगे तो और मजेदार होगा, और प्रॉपर चाबी लेके जाओगे तो और मजेदार होगा। हाँ, मुझे तो पता ये नहीं था, मैं चली गई थी। मेरे को ऐसा लगता है, जहां तक मैं समझता हूँ, कि प्रकृति हमसे कार्य करवाना चाहती है तो वो खुद सही समय का इंतजाम कर देती है। इतना मेरा अडिग विश्वास है। समझ में आ रहा है?
तो जब नेचर आपसे कार्य करवाना चाहता है ना, तो प्रकृति खुद बोलेगी कि भैया जा, मैंने मुहूर्त निकाला है, जाओ, यही दिन तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और निश्चित तौर पे जब भगवान ने चाहा तो वो व्यक्ति आपके साथ खुद ही आ जाएगा कि चलो, समझ रहे हो। तो कभी कभी ईश्वर का बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं डिवाइन ब्लेसिंग, कि भगवान का आशीर्वाद होता है तो सब कार्य अपने आप हो जाते हैं। ठीक है। फिर बोलते हैं कि एक गुरु का आशीर्वाद होता है जो आपको सही दर्शन करवा दे, तो फिर भगवान भी रास्ता आसान बना देते हैं। चीजें क्लियर है। मैं आपको पहले ही बोला था कि मेरा काम यहाँ पे सिर्फ मार्गदर्शन देने का है। जिसके सच में भाग्य होगा वो ये कोर्स में आ जाएंगे। जिसका सच में भाव एक्टिवेशन थ्योरी होना है, अगर वो मेरी बात को कर लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अनुभव मेरे खुद के रहे हैं। और जब मेरे अनुभव रहे तो फिर मैंने कई सारी कुंडली पे चेक किया और मुझे मजा आया कि हाँ, मैंने 2-4 लोगों की करवाया केस स्टडी, है ना, जो मेरे करीब थे। क्योंकि किसके करवाऊंगा, जो मुझे फीडबैक देगा ना, क्योंकि इसके फीडबैक विद इन 6 मंथ आते हैं। अब 6 महीने तक मुझे उसके टच में रहना है, जिस व्यक्ति का मैं फीडबैक भी लेता रहूं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और इसलिए मैं जेमिनी ज्योतिष पे अलग तरह से करता हूँ कि यार, ये एक ऐसा ज्योतिष है ना कि करने का नहीं है, ये जीने का है, समझने का है। आप सीधा प्रैक्टिकल अप्लाई चालू करोगे। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि पहले राहु वाला ज्योतिर्लिंग करना होता है, फिर केतु वाला करना होता है। कई बार लोग पहले केतु वाला कर लेते हैं और बाद में राहु वाला करते, तो उसका चाबी फिर नहीं मिलता। हाँ, तो हाँ, ये ऐसे सारी चीजें समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, तो ठीक ज्योतिर्लिंग है। होते होंगे। हाँ, अच्छा, राहु चलो, केतु ज्योतिर्लिंग तो कैसे समझेंगे? ऐसे समझो कि राहु नाग है, केतु गरुड़ है ना। तो राहु आपके जन्म कुंडली में ताला लगा के आता है, तो केतु चाबी है। आपने घर पे कभी ताला लगाया, ताला लगा के बाहर गए, तो लोक लगाया वो कौन था, राहु। और चाबी घुमा गई तो याद आता है केतु, कि अरे यार वो छोटी सी चीज कहाँ रख गई, दिमाग में नहीं आ रहा है, कहाँ गई वो चाबी। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो केतु मतलब चाबी, सही तरह की चाबी होगी तो ही खुलेगा। 10 तरह की चाबी आ जाएगी, खुल जाएगा, नहीं खुलेगा। तो ये ध्यान ध्यान लगाना है। और मैं ये समझता हूँ कि इतनी सारी चीजों पे भी मैं आपको नहीं ले जाना चाहता। इतनी सी बात समझो कि भगवान श्री राम को नागपाश में बांधा था, राहु को बोलते हैं रावण, रावण की जीभ ने बांधा था। और केतु को बोलते हैं हनुमान, हनुमान जी बहुत बड़ी चाबी के रूप में थे वहां पे। गरुड़ जी को लेके आ गए थे, खोल दिया था, कोई दिक्कत आया नहीं, आया ना। तो बस जब हनुमान जी काम कर सकते हैं, राम जी काम कर सकते हैं, तो हमारे जीवन में निश्चित तौर पे वो कार्य हो सकते हैं। बस हम अपने केतु को डिफाइन कर लें। चीजें क्लियर हैं बस। हाँ, और गुरु की भूमिका क्या है कि गुरु आपको सही गाइडेंस दे देता है ना। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है ना। सच में किसी व्यक्ति का भाग्य होता है तो वो व्यक्ति वैसे ही योग्य व्यक्ति से मिल लेता है। इस बात पे विश्वास रखते हो? आपका भाग्य अच्छा होगा, आप योग्य व्यक्ति से कनेक्ट करोगे, और आपका भाग्य आपको डुबाने वाला होगा तो आप उन्हीं लोगों से कनेक्ट हो जाएगा जो डुबा ले जाएगा। बोले हम भी डूब रहे, तुम भी डूबो। हाँ हाँ, तो ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। हाँ, किसी का प्रश्न है, इंटरेस्ट कर सकते हो। हाँ, आता हूँ कविता मैडम आपके पास भी। हाँ, मंजित मैडम, कविता मैडम बताइए। हाँ। नमस्कार सर जी। सर हाँ जी, जी। जैसे अभी आप चाबी का समझा रहे हैं, जैसे मंगल केतु है 7th हाउस में, हाँ तो शादी की चाबी का ताला मतलब कौन से ज्योतिर्लिंग से कनेक्ट करेंगे हम मेष राशि हाँ, को? अभी करेंगे। हाँ, इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप, है ना, पूरा आप कोर्स सीखें, अभी मैं हाँ जी। डेमो क्लास में हूँ ना। हाँ, या फिर आप मुझसे कंसल्टेंसी ले लें। मेरे कंसल्टेंसी जी का जी। फीस 4100 रुपया है, कोर्स का फीस 3333 है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आपके पास है। हाँ हाँ, तो बहुत बोलते हैं ना कि डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट। और इसलिए मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग सीखोगे और आपकी कुंडली का तो प्रैक्टिस हो ही जाएगा। लेकिन आप जब जी सीखोगे, सर। 4 कुंडलियों पे प्रैक्टिस करोगे, तो इसमें मेरे ज्ञान का कितना वैल्यू बढ़ा कि मैंने किसी को ज्ञान दिया तो वो 4 लोगों को सही ज्ञान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए डिस्काउंट पे है, वरना मेरा तो फायदा कंसल्टेंसी में ज्यादा है। समझ रहे हो? जी सर। हाँ, चलिए। नहीं सर, वो कंफ्यूजन इसलिए हमको कि जैसे मल्लिकार्जुन हम ले गए बिटिया को, तो जैसे तुला लगन है तो उधर भी महाकाल पे भी गए, तो अब मैं मिथुन राशि बताऊंगा, से नागेश्वर सारा बनते मैं हैं चंद्र समझाऊंगा। राशि से। टाइम क्या है ना, सूर्य और चंद्रमा की नाड़ी से मिक्स करके आपको टाइम में सेटलमेंट बताऊंगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होता है और निश्चित तौर पर विद इन 6 मंथ रिजल्ट आते हैं, अभी तक मेरे अनुभव में आए हैं, बाकी ईश्वर की मर्जी। ठीक है, चलिए।
और सर पता है क्या, मेरे बच्चों से मैंने पेमेंट करवाना है, वो जब करेंगे 1-2 दिन में तो वो हाँ बात है। हाँ मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं जेमिनी BNN इसकी शादी के चक्कर में कोई तो विदा छोड़ी नहीं ना। हाँ, कोई बात नहीं, वैदिक प्रेम से आओ, मतलब है ना, भगवान रास्ता दिखाएगा, आप आपका निश्चित तौर मैंने पे कर नाम लोगे। बहुत सुना है सर, मैंने आपकी हाँ क्लासेस ज्वाइन भी की हैं, जिन्होंने KP सीखा उन्होंने भी आपके बहुत चर्चे सुने हैं। हाँ राहुल मेहशी सर का नाम है सर, हाँ नाम है, बहुत बड़ा नाम है, हाँ, मेरे पीछे भगवान मेरे को महेश का पता है आशीर्वाद है। आगे तो राहु है, पीछे महेश हाँ है। यस हाँ, है ना। यस सर। हाँ चलो, और फीस भी आपकी बाकियों से बिल्कुल कम है, मैं ये नहीं कहते कि आप ज्यादा फीस लेते हो, आशीर्वाद है ना, भगवान बहुत भगवान रिजनेबल है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है, लक्ष्मी माता का खूब कृपा है ना, भगवान की दया से बहुत कुछ है, तो फिर ज्यादा फीस लेते नहीं, है ना, संतोष है इसमें। हाँ चलिए। हाँ, ओके, तभी ठाकुर जी ने इतनी कृपा कर रखी, इतना नाम है सर जी आपका, और बड़ी जायज बात भी बताते हो जितना भी सुना है मैंने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, शशिकांत सर, मैं आपको पहले ले रहा हूँ क्योंकि आप शायद हैंड राइज नहीं कर पा रहे, देखो वीडियो ऑन करने का अपना फायदा है। हाँ, शशिकांत देखो, सर। ओपन किया है, वीडियो ओपन किया है, हाँ, आया ध्यान में? क्या बोल रहे हो? वीडियो मेरा ओपन है, हाँ, तभी तो मैं आपको देख पाया हूँ कि पिक्चर आप दिख रहा है मेरा। ऐसे हाथ कर रहे हो। हाँ, हाँ, आपको शायद करते नहीं आ रहा होगा फंक्शन। मुझे इतना पूछना है, ये 9 दिन का जो कोर्स है उसके अंदर आप PDF देंगे, बाद हाँ में एक कोर्स समझा देंगे, और उसके बाद में कोई हाँ, किताबें भी हो तो उसका भी मार्गदर्शन करोगे कि इसके बारे में मेरी जो पीडीएफ ही किताबें दे रहा हैं हूँ मैं आपको डाउनलोड करने के उसका भी लिए। हाँ, मेरी अच्छा। पीडीएफ ही दे रहा हूँ। वैसे आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो, मेरा ऐसा मानना है कि आप लघु पाराशरी पढ़ें, BNN पढ़ें, केपी पढ़ें, लेकिन बताएं ये सिर के बाल खड़े करने के अलावा कुछ नहीं करने वाली। हाँ, ये तो बात बराबर है, कहने टेंशन हो की जाता बात है इतने बड़े बड़े श्लोक पढ़ के, तो हाँ, फिर क्या होता है। और वो किताब गलती को होती है। पढ़कर मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करने आया हूं, तो मुझे लगता है कि आपको मेरी पीडीएफ के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। फिर भी आप एडिशनल पढ़ो तो वो आपका मन है, निश्चित तौर पे ज्ञान लेना चाहिए, चलो। लेकिन सरल भाषा में मैं आपको पीडीएफ दूंगा मेरे सारे सूत्रास के माध्यम से। ठीक है, और ये जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी कि उसमें रिकॉर्डिंग मिलेगा, एक क्लास साल की? का वैलिडिटी रहेगा, है ना हमारे। मैं हमेशा एडिशनल वैलिडिटी देता हूँ, 6 महीने की जगह 1 साल का देता हूँ। 1 साल तक आपके पास जेमिनी का वैलिडिटी रहेगा, आप आराम से 1 साल तक उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, हाँ, चलेगा। ओके सर। अभी आज तो नहीं भर पाएंगे हम आपका फीस, कल हाँ, भरेंगे, कोई तो बात नहीं, कल यही मेरा पेमेंट नंबर करेंगे नोट तो कर चलेगा। लेना। हाँ, मेन मेन काम भूल जाता अच्छा, हूँ मैं, फिर मुझे ढूंढते एक रहते लोग। हाँ, सेवन फाइव एक डबल सिक्स सेवन डबल टू सेवन थ्री एक जीरो मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, नहीं तो चैट बॉक्स पे देना जरा। चैट बॉक्स में लिख दिया है मैंने। आप, हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो सेवन ये फाइव से 667227, थ्री आगे जीरो गया कट, 730। 730 है क्या? हाँ 30, ठीक है। हाँ, और नाम आपका राहुल माहेश्वरी। माहेश्वरी? हाँ, 75 66 हाँ, 722 730 7566 722 730 मेरा नंबर है। ठीक है, तो उस पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए। चलिए, आप अभी एक ओके, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना तो मैं आपका ध्यान रखूंगा। ठीक है, चलिए। चलिए, ओके। क्यों? हाँ, चलिए, अभी आपको म्यूट रखता हूँ मैं। हाँ, पूनम सिंह मैडम ने हैंड राइज भी कर रखा है और हाथ भी ऊंचा कर रखा है। हाँ, तो पहले जो डबल डबल काम करेगा पहले उन्हों को लेंगे, फिर अगला नंबर, है ना, जया लक्ष्मी मैडम का है। हाँ, पूनम सिंह मैडम बताइए। सर मेरा कहाँ गया? नमस्कार गुरुजी। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये सेकंड टाइम मैं आपका ये वेबिनार देख रही हूँ। उससे पहले आपने जो रामायण वाला किया था तो किसी वजह से मैं उसमें नहीं रजिस्टर कर पाई थी, हाँ लेकिन आपका वेबिनार मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। हाँ, और कल के वेबिनार की मैंने रिकॉर्डिंग देखी, नोट्स बनाए, आज तो मैं टाइम से पहले ही बैठ गई। अच्छा, क्या बात है। तो जी जी, मैं अपनी बेटी के लिए थोड़ा परेशान हूँ। 1 साल से मैं उसी के लिए ज्योतिष सीखना शुरू करी थी, तो मुझे थोड़ा 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 आता है, मतलब ऐसा नहीं हाँ बिल्कुल ब्लैंक नहीं हूँ, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ब्लैंक नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिस्टम से नहीं सीखा हुआ है ना कुछ भी। मैंने मेहनत बहुत करी है, मैंने 10 रजिस्टर भर दिए हैं, प्रैक्टिस भी बहुत करी है। मुझे बेटी की प्रॉब्लम है, तो मुझे आप ये बताओ, इस कोर्स में क्या मुझको मेरी बेटी का जन्म पत्रिका देखते हुए उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे? कोशिश करेंगे, है ना। है ना, जी जैसे भगवान श्री राम के लिए हनुमान जी थे, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए हनुमान का रोल प्ले कर पाऊं। जितना मेरे से जी प्रयास रहेगा उतना तो मैं कोशिश करूंगा।
बाकी ईश्वर के जी हाथ में है ना। जी जी। ठीक तो है। हाँ मैं आज ही इनरोल कर रही हूँ, और दीपक नाम से पेमेंट होगा, वो हाँ मेरे मेरे घर में रहते हैं। तो मैं आज ही इनरोल कर चलेगा, रही हूँ, और मैं आपका कोर्स करने जा रही हूँ। बस मुझे मेरी बेटी के लिए करिएगा मदद, चिंता मत बहुत करो। मैं, मतलब मैं हाँ, इसीलिए मैं आप, दिल से प्रार्थना कर रही यही यही कारण से मैंने इसका फीस कंसल्टेंसी से भी कम रखा है, इसी वजह हूँ। से जी जी कि व्यक्ति खुद सीखे, 4 लोगों को मार्गदर्शन आप कर पाओगे। समझो कि कितना बड़ा काम हुआ है आपकी जी। वजह से। हाँ जी, तो मुझे समझ रही हो। बेटी बेटी के लिए बहुत हाँ, परेशान हूँ। करते हैं मैडम, है ना। आप आ जी जाइए, जी जी जी, आपकी बेटी थैंक को यू। भी क्लास में बैठा देना। जी ठीक है, जी उसको भी जी समझ में आ जाएगा। हाँ, जी, ठीक है, थैंक यू। चलिए। हाँ, रामायण ज्योतिष में है ना, लोग प्रीमियम पे काम करते हैं। एक बार मैं मेरे स्टूडेंट से मुंबई मिलने गया, तो पूरे घर वाले ज्योतिष पढ़ रहे हैं। हाँ, एक 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 की फीस देके बोले हम सब पढ़ रहे हैं, है ना। तो उनके हस्बैंड, उनके बच्चे हैं। हाँ, मैंने कहा भैया मेरा 4 गुना पेमेंट बनता है। हाँ, तो वहाँ पे हंसी मजाक कर रहे थे हम। तो सारे लोग पढ़ते क्लास में आके, तभी मैं देखता हूँ यार स्टूडेंट ने ज्वाइनिंग किया, 35 क्लास में बैठे हैं, 40 जन है। होगा यार, हमें क्या पता। हाँ, ऐसे होता है बहुत सी बार। पर आप ध्यान रखना मेरा थोड़ा सा, है ना, गुरु जी के ऊपर कृपा रखते रहना। ओके, चलिए। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि जब स्टूडेंट तो सीखता ही सीखता है, अगर उनके घर वाले सीखने लग जाए, तो मुझे लगता है कि ज्योतिष का जीत हुआ, कि वो लोग कन्विंस हो गए यार पढ़ाते पढ़ाते। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे स्टूडेंट तो सीख रहे होते हैं, लेकिन उनके घर वाले प्रभावित हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सच में ज्योतिष घर घर में जा सकता है, ऐसा ज्योतिष भी पढ़ाया जा सकता है। ठीक है। हाँ, जया लक्ष्मी मैडम, तो ज्योतिष भूलने का विषय नहीं है, जीवन जीने की कला है। हाँ, अनम्यूट करिए आप। नमस्ते। नमस्कार मैम। सर, मैंने वो सवाल किया था कि राहु और केतु का उपाय भी क्लास में आप सिखाएंगे जो। राहु और केतु के लिए तो आए हैं, कैसी बात कर रहे हो। राहु हमारी जन्म कुंडली में ताला लगाता है, और केतु उसका चाबी है। नहीं नहीं, बाकी हाँ, सब प्लैनेट्स तो आप सिखाएंगे, पर ये दो इसी का ही मेन है। अच्छा। ओके। ये जो पितृकार की बात किया था ना मैं, यस। 8वां चर कारक, इसी राहु और केतु की वजह से तो जेमिनी ज्योतिर्लिंग इन्वेंशन हुआ है, और 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा थ्योरी सिस्टम सेट किया है। हाँ, भाव एक्टिवेशन थ्योरी इससे अलग है। लेकिन आपका मूल ताला कहाँ लगा हुआ है और मूल चाबी क्या है, मतलब एक बार ताला खुलेगा तो बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो राहु उसका मेन रेमेडीज है, और केतु उसका, राहु उसका मेन ताला है और केतु उसका मेन रेमेडीज है। आप इतना से बात मानकर चले कि राहु और केतु को कहा जाता है सांप का मुंह और सांप का पूंछ, और भगवान शिव का संबंध सांप से है। नाक को गले में धारण करके रखते हैं। आप बहुत भगवान शिव की बहुत गहराई से अनुभव करोगे, तो भगवान शिव को आप राहु प्लस केतु का संगम बोलते हैं। राहु प्लस केतु दोनों उनमें विराजित हो। क्या भगवान शिव के अंदर जहर है? नीलकंठ गले में जहर है। क्या उनके पास अमृत है? यस। हाँ, है। सिर पे अमृत है। हाँ, करेक्ट। सही है कि नहीं है? क्या यस। भगवान शिव के पास जल है? यस। क्या भगवान शिव के पास अग्नि गंगा। है? हाँ, अग्नि भी है। तीसरे भाव में अग्नि है। शक्ति क्या शक्ति। भगवान शिव, है ना, तमस गुण वाले हैं? हाँ भाई, आप, है ना, फीमेल नहीं हाँ, जाते हैं। रजस नहीं है लेकिन तामस है शायद। तमस वाली गुण है। जब पार्वती माता की जब शादी हुई थी ना, करेक्ट, है ना, हाँ। तो पार्वती माता को चक्कर आ गए। बोले कि भैया एक काम करो, माता पार्वती को कुएं में धक्का दे दो। शिव जी बारात लेके आए, तो पार्वती माता को चक्कर आ गए कि भैया, पार्वती माता की मम्मी को, कि अपनी बेटी को मैं उस व्यक्ति से कैसे शादी करवा दूं जो भूतों के साथ बारात लेके आया है। क्या ये? हाँ, तो चक्कर आ गए माता पार्वती को। और नगर में 2 4 5 लोग माला पहना के स्वागत करते हैं ना, 2 4 5 लोग मर गए देख के कि भैया बारात आई है। क्योंकि बारात में ऐसे थे कि किसी का हाथ है तो किसी का पैर नहीं, या। किसी के 2 हाथ है तो किसी के 4 पैर हैं। हाँ, तो शिव जी अलग तरह की बारात लेके आए, और फिर बोलते कि मैं गौरी से शादी करना चाहता हूँ, है ना। और गौरी को तो पता था कि ये मेरे पति हैं, मैंने इनको, है ना, उसके लिए, मतलब वो तो भगवान है ना यार, वो तो भगवान की लीला है। लेकिन लोग नहीं समझ पाए। तो भगवान शिव के अंदर राहु और केतु वाले गुणधर्म रहते हैं। आप ध्यान देना। एक एक हिंदू सनातन में एक आरती है त्रिदेव की, तो उसमें एक बोलते हैं कि सनकादिक भूतादिक संज्ञा, भूतादिक संज्ञा, जो भूतों के साथ रहता है उसको महादेव बोलते हैं। और भूत कौन है? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका कोई भौतिक पिंड नहीं है, वही भूत है। हमारे घर में कोई व्यक्ति, हमारे पूर्वज है, दादाजी हैं, अब नहीं रहे दुनिया में, ना वो दिख जाए तो भूत है।
और भैया तुम कहाँ से दिख गए हो, रात का सपना आया था। हाँ, तो जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं मौजूद होता है, अरे भैया उसी को तो राहु केतु बोलते हैं। तो वही तो राहु केतु छाया ग्रह है ना। छाया, छाया मतलब क्या, या तो कभी सपने में दिख रहा है या कभी महसूस हो रहा है, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि प्रॉपर क्या था। हाँ, हो गया, बस इतनी सी तो कहानी है। तो भगवान शिव बहुत गहरा रहस्य है। इसको मैं रामायण ज्योतिष में पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ मैं कि राहु प्लस केतु इज इक्वल टू शिवलिंग। शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, वो राहु और केतु का साझा स्वरूप है। हाँ, और राहु और केतु मतलब क्या है, राहु जिसका कोई अंत नहीं, केतु जिसका कोई अंत नहीं। इन दोनों ग्रह का कोई अंत नहीं है। सौर मंडल कभी भविष्य में नष्ट हो जाए, हाँ, तो ऐसा विज्ञान बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं, मेरे बात पे विश्वास मत करना, विज्ञान पे जाना। ऐसा विज्ञान बोलता है कि सौर मंडल किसी दिन नष्ट हो जाए, तो कौन नष्ट नहीं होगा, सूर्य तो नष्ट हो गया, तो एक ग्रह नष्ट नहीं होगा, उसका नाम है जुपिटर। जुपिटर इतना बड़ा ग्रह है जो अपना खुद का मंडल बना सकता है। इतना बड़ा ग्रह है, मतलब जुपिटर थोड़ा सा और बड़ा होता तो पता है क्या फील आता, कि हमको आसमान में दो दो सूर्य दिखाई देते हैं। तो जुपिटर इतना बड़ा ग्रह है कि सौर मंडल भी नष्ट हो जाए, गुरु ग्रह अपना खुद का मंडल स्थापित कर लेगा। गुरु को फर्क नहीं पड़ रहा सूर्य से, बाकी सारे ग्रह खत्म हो जाएंगे। फिर एक और बात बोलता है विज्ञान कि सारे ग्रह खत्म हो गए, फिर एक और ग्रह जिंदे रहते हैं, राहु और केतु। क्योंकि राहु और केतु को खत्म होने का सवाल ही नहीं है, ये हर यूनिवर्स में है। किसी यूनिवर्स में चंद्रमा और सूर्य नहीं है, वहां पर भी राहु और केतु है। ध्यान देना, राहु और केतु अनंत का कारक है। इसी को आप बोल दीजिए रामायण ज्योतिष में रावण प्लस हनुमान, इन दोनों का कोई अंत नहीं है। अगर रावण और हनुमान एक ही टीम में शामिल हो जाए तो भैया वो टीम बाय डिफॉल्ट विजेता है, और वो टीम एक ही है जिसको बोलते हैं शिव। रावण किसका भक्त था, जी का, भगवान शिव का। या, और हनुमान किसके अवतार थे, भगवान शिव के। शिव का। हो गया काम, बस शिव ही है, और इस सृष्टि का सबसे बड़ा व्यक्ति ही शिव है। तो ये सारे ज्योतिर्लिंग, मतलब आप विश्वास करो कि हमारे जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे धरती पे, मतलब भारत में, और 12 ही राशियां हैं। 13वां ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं बना, तो 13 राशि भी नहीं बनी। आप समझ रहे हो, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग एक राशि को डिफाइन करता है। बस कोई योग्य व्यक्ति आपको आके समझा दे कि भैया तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, तुम इस तरह से वहां पे जाके इस व्यक्ति के साथ ताला चाबी का प्रयोग कर लो। इतनी शिवलिंग की पूजा करने का विधान है ना भारत में, क्यों है, कहीं ना कहीं तो लॉजिक रहा होगा ना। बिना लॉजिक तो कभी कुछ नहीं चलता। बाद में जाके भली उन्होंने कह दिया कि पूजा करना चाहिए, लेकिन कुछ तो लॉजिक अवश्य रहा होगा जब ये प्रथा चली होगी। यस और नो। तो पर बस, आप अभी हाँ बोले रावण जी शिव जी के पुजारी थे, ठीक है, हाँ लेकिन हनुमान जी शिव जी के अवतार थे। हाँ पर फिर हनुमान जी मतलब रावण और हनुमान फिर दुश्मन कैसे, मतलब बिकॉज ऑफ राम हाँ, जी, और या दुश्मन है ना, इसको समझो पर कि, दोनों शिव के यही है ना, राइट। बिल्कुल बता रहा हूं आपको, उसका उत्तर आपकी भाषा में दूंगा मैं। रावण को बोलते हैं भूतकाल, पास्ट पास्ट। और हनुमान को बोलते हैं भविष्यकाल। आपका डेस्टिनी तय करेगा, बोलते हैं ना ऋषि पाराशर जी, रेस्ट योर डेस्टिनी, आपका भाग्य में जो लिखा है। तो हनुमान तय करता है भविष्य। भूत और भविष्य का हमेशा आपस में एंटी है, विरोध है, करेक्ट। लेकिन ये दोनों अलग नहीं है। ये दोनों अलग नहीं है, भूतकाल और भविष्यकाल कभी अलग कैसे हो सकते हैं, उसका दोनों एक ही तत्व प्रभाव, जुड़े हुए हैं ना, उसका प्रभाव पड़ता है भविष्य। लेकिन दोनों एंटी हैं। भाई भूतकाल ऐसा जो कभी नहीं आएगा, हम्म, और भविष्यकाल ऐसा कि वही आने वाला है। correct, बोथ आर एंटी। एक या, को बोलते राहु, एक को बोलते केतु, कभी इनका मिलन नहीं हो सकता। आपने अनुभव नहीं किया कि जन्म कुंडली में दोनों ग्रह 180 डिग्री पे रहते हैं, तुम उत्तर तो हम दक्षिण। अब भैया हम नहीं मिलेंगे ना, हम जिस दिन मिलेंगे उस दिन कांड होगा। हाँ, बम विस्फोट, गोला बारूद होगा, धरती नष्ट होती है। जिस दिन राहु और केतु का मिलन होता है ना, उस दिन धरती नष्ट होती है, कि प्रकृति बदल गई। हाँ, तो समझ रहे हो, भूतकाल और भविष्यकाल बिल्कुल एंटी होता है। कोई व्यक्ति दिन भर अपने पास्ट के बारे में सोचता रहेगा, क्या वो कभी भविष्य में आगे बढ़ सकता है, नहीं। सवाल ही नहीं है। हुआ कि नहीं हुआ एंटी, लेकिन दोनों समय का कारक तो भैया शिव ही है ना, भूत में भी मैं ही, भविष्य में भी मैं ही। तो इसलिए एक ब्रिज बनाया गया, उस ब्रिज को कहा गया कि जीवन जीने की कला। लॉर्ड विष्णु, भगवान शिव किसकी पूजा करते हैं,
विष्णु का कि तुम ना पास्ट में चलो, ना तुम भविष्य में चलो, तुम वर्तमान में चलो। और वर्तमान वो चीज है जो भूत और भविष्य दोनों को कंट्रोल करके रखता है। यस और नो? बस इसलिए भगवान विष्णु के दशावतार होते। क्या समझना, मेरे को लगता है कि समझाने की कुछ आवश्यकता नहीं है। शिव जी का दशावतार हुआ कभी? हाँ, नहीं होगा। ब्रह्मा जी का हुआ? नहीं हुआ। ब्रह्मा इसलिए भविष्य बताते हैं, शिव जी भूतकाल बताते हैं, और भगवान विष्णु वर्तमान काल बताते हैं। और जीवन जीने की कला हमें आज सीखना पड़ेगा ना। मैं आपसे कह दूं कि साहब ऐसा होगा, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई मतलब है? आप क्या बोलोगे कि सर अभी कुछ कर सकते हैं बेस्ट? हाँ, कि हाँ अभी आप ये बेस्ट कर सकते हो, तो यही तो गुरु है। इसीलिए तो गुरु बनाते हैं कि जो आपको वर्तमान स्थिति में गाइड कर दें। ये ना बोले कि भैया हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब तो अच्छा 2026 में या 2027 में होगा। हम अभी क्या कर सकते हैं, तो वो महत्वपूर्ण है। विष्णु जी और राम मतलब दोनों अवतार एक ही है, मतलब 10 अवतार जैसे आप, दशावतार में ही है। तो वही गुरु थे हनुमान जी के, करेक्ट? हाँ, कुछ भी समझ लो, है ना। राम मतलब सूर्य है, हनुमान मतलब केतु है ना। दोनों के तत्व बहुत गहराइयां हैं, है ना। अभी आप वो, नो नो आई है ना, अंडरस्टैंड। मतलब कोई बोले ना कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर अलग अलग है क्या, तो वो वही बात कर रहा है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश अलग अलग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते यार। कैसे हो सकते हैं? असंभव है। लेकिन इसको समझने का मूल मंत्र विष्णु के पास है। विष्णु मतलब लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान में जीवन जीने की कला। कोई आपसे पूछे ज्योतिष से क्या देखते हैं, तो ज्योतिष से भूतकाल देखते हैं, ज्योतिष से भविष्यकाल देखते हैं। लेकिन ज्योतिष का मूल लक्ष्य ये होता है कि आपके पास क्या जीवन जीने की कला है। अगर आपके पास जीवन जीने की कला है तो आप एस्ट्रोलॉजर हो, और अगर आपको जीवन जीने की कला नहीं पता, अरे फिर काय का एस्ट्रोलॉजर यार, पहले तुम तो कला सीखो। हाँ, वर्तमान में कैसे जीना है। हाँ, फिर कोई मतलब नहीं है कि आप भविष्य जानते हैं, वो जानते हैं, हमें जीवन जीने की कला ही नहीं आ रहा। तो ये चीजें समझना है। ये बिल्कुल जीने वाला कॉन्सेप्ट है कि ज्योतिष हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, हम भीतर से इसको प्रकट कर पाए। तो आप एक ऐसे ज्योतिष में शामिल होने जा रहे हो, इसलिए मैं मेरे कोर्स की फीस ज्यादा नहीं रखता। कारण उसका यही है कि मैं चाहता हूं कि आप जुड़ो तो सही, और मुझे विश्वास है कि आप बोलोगे कि हम आपको छोड़ना नहीं चाहते। समझ रहे हो? हम ज्योतिष को भूल नहीं सकते हैं। हाँ, बैठे हैं अमल आउटर सर हंस रहे हैं, अभी अनम्यूट नहीं करूंगा, टाइम बहुत हो गया है ना। हाँ, तो फिर ऐसा फील आता है कि यार बहुत मजा आया, ऐसा ज्योतिष तो हमने कहीं देखा ही नहीं। तो आओ तो सही, मौका तो मिले, फिर करेंगे काम। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हाँ, जिनके वीडियो होने उनका ले लेता हूँ मैं। हाँ, चित्रा जैन मैडम। हाँ, मंजित कौर मैडम, अभी क्या करेंगे आपको लेके? अभी आपको है ना हैंड डाउन कर देता हूँ मैं, मिलेंगे क्लास में। हाँ, चित्रा जैन मैडम बताइए। राधे राधे मैं सर। राधे राधे सर मैम। सर मैंने ये मतलब जो आप बताएंगे कि ये सारे ग्रहों के लिए ज्योतिर्लिंग बताएंगे कि सारे ग्रहों का कौन सा बताऊंगा। ग्रह सारे ग्रह। सारे सारे भाव का एक्टिवेशन बताऊंगा कि कौन अच्छा। आपको लगता है कि मुझे बहुत लंबी लंबी गहरी गहरी बीमारी है। फॉर हाँ एग्जाम्पल, हाँ कोई कुंडली देख रहे हो और उसमें बहुत हाँ। गहरी बीमारियां हैं, तो हम अच्छा अष्टम भाव का उसका सोल्यूशन करवाएंगे। आपको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कर्जा है, ठीक है, हाँ। और वो कर्जा नहीं उतर रहा है, तो हम अपन छठे भाव का एक्टिवेशन करवाएंगे, उसका अच्छा सोल्यूशन करवाएंगे। जैसे हमको अब लगता सर है कि विवाह नहीं है। हाँ, सर भाग्य स्थान में केतु बैठा है तो उसके लिए फिर कौन से पहले राहु का वो मैं अगर आपको सारा थर्ड हाउस में समझाऊंगा, है। सारा राहु समझाऊंगा मैं। राहु पहले थर्ड हाउस पहले में है तो पितृ उसके कारक लिए। देखेंगे, पहले पितृ अच्छा कारक देखेंगे। पितृ अच्छा कारक से आपकी भूमिका तय होगी कि आपके जीवन में कौन से पूर्व जन्म के, बोलते ना बेड डेट्स क्या है, कि अच्छा कर्जे वर्जे चुकाने, पहले वो चुका दो। हाँ अच्छा। हाँ, अब ये तो ओ, पता नहीं होता, तो वो आपको मैं डिकोड करके बताऊंगा कि यहाँ यहाँ आपका कर्जा है। अच्छा हाँ, पहले वो चुका दो, फिर जाके एक बार राहु क्या बोलता है कि मैं आपका मतलब कर्जा जब तक रहेगा तब तक छोड़ने वाला नहीं है। ओके। हाँ, एक स्टोरी रिलेट करवा तो आपको आसान रहेगा। समुद्र मंथन कहानी सुने हो? हाँ सर। उसमें भगवान विष्णु ने क्या कांड किया था? मोहिनी धारण किया था, हाँ और दानवों को पिला रहे थे पानी, और देवताओं हाँ। को पिला रहे थे अमृत। अमृत। और जब पता चल गया राहु को, तो काट दी गर्दन। हाँ यही काम किया था, है हाँ ना। सर। इनलीगल तरीका, गैर कानूनी तरीके से उन्होंने गर्दन काट दिया। भैया ये तो पॉइंट नहीं है, बिजनेस साथ में चालू किया है। अब हाँ वह बात फिर दशावतार में जब भगवान विष्णु फिर आए राम के रूप हाँ में, हाँ। तो भगवान श्री राम रावण की गर्दन नहीं काट सके। अच्छा। हाँ, एक बार गर्दन काटी फिर आ जाती है, दशानन बोलते हैं ना 10-10 चेहरे है। एक बार गर्दन हाँ काटी फिर आ जाए, फिर गर्दन काटी फिर आ जाए, तो भगवान श्री राम टेंशन में आ गए।
कि भैया इस आदमी को गर्दन काटने के बाद भी नहीं मर रहा है। अब तो अपन अपन तो गए, है ना, हनुमान जी से बात कर रहे हैं, इधर विभीषण से बात कर रहे हैं कि भैया अपन तो मैच हार गए, कि क्या कर, ये आदमी मर ही नहीं रहा, गर्दन काटने के बाद तो मरना चाहिए ना। हाँ तो 10 बार गर्दन काटने के बाद भी समझ में नहीं आया। तो रावण और राम की डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है अंदर ही अंदर, और ये अच्छा फील हुआ राम को कि मैंने किसी का गर्दन तो नहीं काटा था। हाँ हाँ, जब याद आया कि भैया मैंने किसी का गर्दन काटा था, जब तक वो मोमेंटम व्यक्ति को टच नहीं हुआ तब तक रावण मरा नहीं नहीं मरा, मरा। नहीं मरा। पूर्व जन्म के कर्मास याद दिलाए राम को कि भैया तुम हमें क्या पागल समझते हो, इस बार भी गर्दन काट के मार दोगे, अब तुम गर्दन काट के हमको नहीं मार सकते। हाँ, ध्यान देना चीजों को लेकर, कर्मास लौट के आता है। तो ये डिकोड होता है कि आपकी कौन सी प्रारब्ध कर्मास है। चीजें तो क्लियर सर है। भगवान को भी कोई छोड़ता नहीं है, तो हमको तो कहाँ से छोड़ेंगे कर्म, हाँ भगवान ने। हाँ, नहीं छूट सकते ना, अभी छूट गए होते तो अभी यहाँ थोड़ी होते हैं, अभी यहाँ ज्योतिष थोड़ी पढ़ा रहे होते हैं। हाँ, वहाँ सतलोक में ऋषि पारशुरी से बातचीत कर रहा होता मैं कि भैया क्या हाल चाल है, हाँ बताओ आगे का क्या। हाँ, अभी यहाँ तो थोड़ी सर काम कर रहे होते हैं। भाग्य स्थान को चमकाना चाहिए, उसके लिए पहले ज्योतिर्लिंग पे जाना चाहिए कि बताऊंगा पहले मैं, हमको राहु का रेमेडी करना पहले चाहिए? पहले आपको पितृकारक का रेमेडीज करना पड़ता है, अच्छा। राहु का, उसके बाद आप सारे ताले खोलो। बिना ओ राहु के ताले खोले आपके जीवन में ताले नहीं खुलते हैं। हाँ, अच्छा। पहले मेन घर का ताला खोलना जरूरी है, फिर सारे काम होंगे। तो ठीक है, इसमें सर सब समझ आ जाएगी सर, मेरे को अमात्य और कोशिश वो करो, समझ में कोशिश नहीं आ रहा करेंगे सर। अपन। आज सर वो 2 दिन के डेमो में थोड़ा बहुत समझ में आया। एके और अमात्य का वो समझ, कल का नहीं देखा था सर, आज का ही देखा मैंने तो कल का हाँ, मैं तो कल वीडियो वाले डेमो, देखूंगी, कल का वीडियो देखूंगी, फिर मैं कल डिसाइड करती हूँ कल हाँ हाँ, मतलब। आराम से, घर की बात है ना। 10 हाँ तारीख कोर्स चालू हो रहा है, ठीक है, कोई इशू अच्छा नहीं है। हाँ, ठीक मैं है वीडियो सर। भेज दूंगा आपको, है ना, हाँ और मेरा नंबर ही सेव कर लो, अगर आपको वीडियो नहीं मिले तो हाँ मेरे नंबर आप 7566 हाँ सर। 722 730, ये मेरे नंबर है ना, चैट बॉक्स में डाला हूं मैं। ठीक है, ओके सर। तो हाँ वो सेव कर लेना। हाँ थैंक यू सर। सेव, ओके। हाँ, और रश्मि अग्रवाल मैम, ठंड वंड लग रहा है रश्मि मैडम को, पूरा टोपा हाँ ओपा लगा जी। के आए हैं। हाँ, नमस्कार रश्मि मैम। सर यहाँ पे बहुत सर्दी है सर। हाँ जी, कहाँ पे राधे रहते हो राधे आप? सर। सर मैं ये इधर गुड़गांव के पास रहती हूँ सर, छोटा सा गांव है, इधर रहते हैं हम लोग। गांव में ज्यादा ठंड लगता है ना, वो खेती वेती करते हैं वहाँ लोग। हाँ जी सर। इधर तो हाँ पोल्यूशन तो है ही नहीं ना सर, बहुत हाँ, तो ज्यादा वो, ठंड हो रही है, ओवर हो रहा है सर। हाँ बताइए। सर मैं ये कह रही थी कि मैंने आपकी आज पहली बारी क्लास देखी थी, तो मुझे ये आत्मा कारक और ये तो कुछ नहीं आया। और हाँ, मैंने ना टैरो वगैरह से छोटा मोटा सीखा, मेरा इंटरेस्ट है मुझे जैसे इन चीजों में ना सर। हम्म, तो सर ये है कि मैं आपका कोर्स करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कल दूंगी पैसे, तो मेरा इसी अमाउंट में मतलब हो जाए हाँ सर। ठीक है, मैं आपको हाँ कंसिडर जी। कर लूंगा। हाँ जी, आप और कोई भी एक सर चिंता कल मत वाली। करो, मेरा तीन हाँ दिन का जी जो सर। कोर्स होता है बेसिक एस्ट्रोलॉजी पे ही होता है। मैं शुरुआत के हाँ 3 जी दिन सर। आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी सारा सिखा दूंगा, ठीक है, हाँ जी सर। ताकि आपको दिक्कत क्योंकि नहीं सर आएगा। मुझे भी ना फाइनेंस की भी प्रॉब्लम है थोड़ा, मतलब वो अपने बारे हाँ में जानना भी है, तो मतलब काफी प्रॉब्लम्स चल ही रही है सर, वो तो हम लोग क्लास में बात करेंगे तो आप बिल्कुल। मतलब चीजें मैं समझ पाऊंगी ना सर, मुझे आपका मेन तो ये हो रहा है कि मैं आपका कर रोग पाऊंगी मुझे या बता नहीं। देना, जो भी मेंबर्स आ रहे हैं और उनको लग रहा हाँ है कि सर जी। हमें डिकोड करना है, तो ऐसा बोलते हैं हमारे ऋषि मुनि कि सचिव, वेद और गुरु, इन तीनों को अपनी बातें जाके सच बता दो। डॉक्टर के पास जाओ तो यस बोल दो कि सर। सर पेट दुख रहा है, कान नहीं दुख रहा। हाँ हाँ जी हाँ, तो सर, क्लियर यस बोल सर, देना ठीक मेरे है। को कि सर समस्या ये है, ताकि मैं आपकी कुंडली पे सीधा आपको आपकी प्रैक्टिकल केस स्टडी पे वर्कआउट करवाऊं। ठीक है, ताकि हाँ मेरी जी जवाबदारी सर। बन जाती है। या तो हम पहले हाँ जी डिकोड सर, करेंगे, यही है। डिकोड करने के बाद हाँ आपको जी। आपको तो पता ही है ना आपकी समस्या क्या है, क्योंकि रोगी तो जानता है ना हाँ जी। कि भाई मेरी यस समस्या सर। ही है, तो फिर गुरु के लिए थोड़ा यस आसान सर। हो जाता है। चलिए, हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो ठीक सर है। ये कब से क्लास स्टार्ट होगी, दस टाइमिंग क्या दिसंबर रहेगा? से 10 दिसंबर से, हाँ जी। है ना, सर 2 दिन कल बाद भी से। है आपकी क्लास सर, ये नहीं, डेमो बस हो वाली गया सर मेरा कल भी डेमो, है? अब मैं नहीं आऊंगा। हाँ, पढ़ा दिया मैं, तो है ना। सर जो कल वाली जो क्लास थी सर, उसको एक बार देख लेते तो सर कैसे देख सकते हैं सर, मैं ये भी मैंने आपको अभी बीच में ही चालू किया था सर। अभी अभी क्या करते हैं मैडम, है ना, हाँ जी। हाँ, यहाँ पे एक लिंक भेजा हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप अच्छा ग्रुप जी। का। आपने देखा है वो वाला हाँ लिंक? जी। हाँ, मैं एक बार नहीं यहाँ सर, से, देखा नहीं है मैंने सर। ये चैट बॉक्स से देख पा रहे हो? हाँ, हाँ जी सर, चैट बॉक्स देख चैट लिया। बॉक्स में एक लिंक आया है। हाँ जी सर, आया सर। हाँ, सभी मेंबर्स हाँ इस जी। लिंक को कॉपी कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप पे अच्छा ग्रुप में जी। ज्वाइन कर लीजिए। मैं अभी क्लास खत्म होते से ही रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है, हाँ जी। तो आपको वहां से ठीक है आसान सर। रहेगा। ठीक है, हाँ जी सर, कल का ठीक, भी पता चल जाएगा ना सर, कल कल का का? रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अभी तुरंत ही भेज दूंगा क्लास खत्म होने के हाँ बाद। जी। ठीक है, फिर ये ठीक है रिकॉर्डिंग सर। आधे 1 घंटे बाद आएगा। ठीक है।
ठीक है, हाँ जी ठीक चल है। ओके। हाँ हाँ, चलिए, आशा है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा सेशन, है ना। मिलते हैं 10 दिसंबर को, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने पेमेंट किया था वो ग्रुप में जुड़ गए हो ना, बता देना मेरे को, नहीं जुड़े तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब बता दो पहले से ही, बाद में बिजी हो जाऊंगा तो फिर पता नहीं चलता ना। तो अधिकतर मैंने जोड़ दिया है, 12-15 लोगों की इनरोलमेंट आए थे, मैंने सभी को जोड़ दिया है। जो भी मेंबर्स रह गए हैं मुझे भेज दीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आशा है आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो आप लोग रिएक्ट कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो रिएक्शन में भी मजे होते हैं। हाँ ठीक है, चलिए, ओके। तो मिलते हैं 10 दिसंबर, हाँ 10 दिसंबर को। मेरे नंबर एक बार मैं फिर डाल देता हूँ, आप नंबर मेरे सेव कर लेना, ठीक है। 7566722730। आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राम। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा सर। हिंदी इंग्लिश का चिंता ही नहीं होता आजकल। आजकल हर हिंदी पीडीएफ इंग्लिश को 2 मिनट के अंदर बन जाती है, आपको नहीं पता। हाँ, ये सॉफ्टवेयर आने लग गए हैं। हाँ, कृष्णा मैडम कुछ कह रहे हो? कृष्णा मैडम, आपने हैंड रेस कर रखा है लेकिन मैं वीडियो देख पा रहा हूँ पीछे से। हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा मैडम आपको, कृष्णा मैम। हाँ, आप मुझे काफी वरिष्ठ लग रहे हो, क्यों मैंने तो आप मुझे है आज ही ना मैडम क्लास ज्वाइन कॉल कर करी है। लेना। हाँ हाँ, मैंने आज ही क्लास ज्वाइन करी तो कुछ ना समझ में अच्छा, नहीं आया थोड़ा बहुत ना, जैसे माते माते जो बोला ना। हाँ कोई बात नहीं। मैं आपको, क्योंकि आज वाला लिंक नहीं होगा जिन्होंने कल वाला सेशन ज्वाइन नहीं किया था, तो मैडम ये आपको मैं लिंक भेज रहा हूँ, जी हाँ। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए अच्छा ग्रुप को। तो मैं आपको कल वाला वीडियो भेज देता हूँ, एक बार आप कल वाला वीडियो देखोगे तो आज वाली क्लास समझ में आ जाए, ठीक है। जी चलिए, मिलते हैं, यस। बहुत बहुत और धन्यवाद, मुझे नमस्कार। ज्वाइन करनी है मतलब आ बात जाओ, अच्छा आपका लगा। ही सेशन है, बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। किनको कुछ भी दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सएप पे या नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय जय श्री राम। जी।